और कोमल यदु, इनका मैं और हमारी पूरी कोचिंग की टीम की ओर से सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग भी ताली बजाकर स्वागत करिए। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो शिक्षक भर्ती में हो चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में हो, इन सब में हमको कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और इस पर मतलब हमको अभी पढ़ाई के दौरान हमको क्या क्या चीज़ें हमको करना है और क्या क्या नहीं करना है, इस पर मुख्यतः फोकस करने के लिए कार्यक्रम किया हुआ है। तो पहले तो भाई मैं सभी शिक्षकगण, चूँकि अभी वो भी छुट्टी भी चल रहा है और छुट्टी के बीच अभी इन लोगों को अब जाना भी है। अब 15 तारीख से स्कूल खुलना है, तो उनके पहले भी बहुत सारे बोलना चाहिए अभी काम भी रहता है। जब जाना रहता है तो फिर 1-2 दिन पहले जानते हो दुनिया भर का काम आ जाता है, और तो अभी बहुत काम भी होंगे। उन्हीं बीच में इन लोगों ने अभी समय निकाला हम लोगों के लिए, तो हमारे सभी क्लास की ओर से फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये रहता है अभी 2-3 दिन में आप लोग को जाना होगा, तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा। तो इनके बीच आपने आए हुए हैं और आप सभी जो है हम लोगों को संबोधित करेंगे, अपना अपना आप अनुभव शेयर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसमें हम दीक्षा देवांगन को बुलाऊंगा कि वो सेवाराम साहू का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। कुलेश्वर कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आशीष यदु सर का स्वागत करेंगे। धनिका पटेल को बुलाना चाहूँगा कि आए वो किशन कुमार वर्मा जी का स्वागत करें। सुनील कुमार वर्मा का स्वागत बुलाना चाहूँगा कि वो आए और श्रीमती ओमेश्वरी देवांगन को स्वागत करेंगे। खाली यहीं पे रखे हुए, तो लाल हो जाओ जल्दी लाओ। एक जाओ उसको अभी यही होगा नहीं। कार्यक्रम के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत के लिए गरिमा साहू को बुलाऊंगा कि वो आए और पार्वती साहू का स्वागत करें। ठीक है ना। बोलो जाओ। स्वागत की कड़ी को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और कोमल यदु मैम का स्वागत करने के लिए मैं तारनी यदु को यादव को बुलाऊंगा कि आए उनका स्वागत करें।
अभी हमारे कार्यक्रम में श्री समीर नायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं बादल को बुलाना चाहूँगा, आए और उनका स्वागत करें। चलिए, तो अब हम इस स्वागत की कड़ी को अब यहीं पे रोकते हैं और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हमारा जो लक्ष्य है जी सेमिनार है, उन्हीं को ही हम कंटिन्यू करते हैं। और आपका जो आज क्लास का जो टाइमिंग है वो भी अब समय से हो गया है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा क्या सर लोग बताते हैं, मैम लोग बताते हैं लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। हालांकि कुछ वीडियोज़ में आप लोगों ने इनके बारे में सबने देखा होगा पहले से ऑलरेडी, सबके वीडियो कुछ किसी किसी के नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों के वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। बट फिर भी अभी आप और अलग से आप जब क्वेश्चन करेंगे तो और कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। अभी वैसे और वो है कि नहीं, वो कहाँ है, वो खाली कहाँ है? तो स्वागत की कड़ी को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर्षा वर्मा मैम का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा गुंजा बंछोर को कि वाय और मैम का स्वागत करें। चलो, तो आज का जो जिस मुख्य लक्ष्य के साथ आए हुए हैं कि सेमिनार और वर्कशॉप होना है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी हम आपके सामने जो दिख रहे हैं सितारे, वो सब शिक्षक भर्ती 2019 2023 इन सब में चयनित हुए हैं। और आप तो सामने से देख भी रहे हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाहिश भी था कि कम से कम सेवाराम साहू सर को कम से कम एक बार बुला लीजिए, क्योंकि उनको भी देख के बहुत मोटिवेशन भी सामने उसको, इस कारण उनका पहला सबके सामने में लगा हुआ है, उन्हीं का ही फोटो लगा हुआ है कि सबका आप एक उम्मीद जो है आपको देख के सब होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो उनको आपको सामने क्लास के सामने लाना है, ऐसा भी बहुत लोगों का कहना था। तो आप सबके सामने जो है वो सेवाराम साहू सर है। आप लोग भी अपना जो भी डाउट रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा में टॉप किए पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इनका एक अलग बोलना चाहिए जो रणनीति है वो आपके लिए भी काम आएगा। और हर एग्ज़ाम में, और अभी हाल फिलहाल में जो सेट का रिजल्ट आया है उनमें इन्होंने भी क्वालिफाई किया अपने विषय में, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। और इनका लक्ष्य तो अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ये है, और आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए हम लोग सब शुभकामनाएं भी देंगे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए सेवकराम साहू से ही हम स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि वो अपना वचन और अपनी रणनीति और अपना जो योजना बनाकर जो पढ़ाई कर रहे थे उनके बारे में कुछ दो शब्द कहें। हाँ, दे सकते हैं। यही से बोलूँ सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अजय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? ठीक है, जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का अवसर दिया है। वैसे मेरा बहुत दिन से ख्वाहिश था कि मैं यहाँ एक बार आऊँ, क्योंकि लगभग 3 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, है ना सर? बीच में सेट का एग्ज़ाम था, तो उसी की तैयारी के लिए या नेट के एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। तो मैं अपना रणनीति बताना चाहूँगा आप लोग को, कैसे तैयारी करना है। बीच में जैसे आपको कुछ डाउट होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन करना होगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपको तैयारी करना है ना, तो पहला आप अपना टारगेट क्लियर करो कि मुझे क्या बनना है।
शिक्षक बनना है, हो सकता है पीएससी फाइट करना है, ठीक है, किसी को एसएससी फाइट करना है, किसी को बैंक में जाना है। लेकिन इन सब का सिलेबस क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप सबको शिक्षक बनना है, ठीक है, तो शिक्षक बनना है तो ये टारगेट पहले ही रखो कि मेरे को केवल पास होना है, ऐसा नहीं रखो। आपको क्या करना है, मेरे को ऊपर रैंक में आना है। मैंने जब शिक्षक भर्ती का पोस्ट आया तो हम लोग का क्या होता था, ग्रुप में मतलब रीडिंग होता था, है ना, 4-5 लोग दोस्त थे, सबका जॉब लग गया है। ओम प्रकाश यहाँ पे लगा हुआ है, ओम प्रकाश, देव कुमार और कुलेश्वर ये लगा हुआ है, और देव कुमार वहाँ। हम लोग का एक ग्रुप बना था, मतलब 5-6 दोस्त ऐसे थे जो मिल के तैयारी करते थे। तो जिस दिन टीचर का पोस्ट आया, मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि इसमें मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। तो उन लोग भी बोलते थे कि आपका आ जाएगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल आपको टीचर बनना है, केवल मुझको पासिंग नंबर तक जाना है, ये अपना लक्ष्य मत रखो। आपको क्या करना है, आगे ऊपर रैंक में आना है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, अगर आपका लक्ष्य ऊपर रैंक में आना आपका लक्ष्य है, तो आप क्या करेंगे, टीचर में अवश्य जाएंगे, ठीक है। और एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, याद करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है स्मृति स्तर, या उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल, है ना, और दूसरा होता है अवबोध स्तर, और तीसरा होता है चिंतन स्तर, ठीक है। तो जो पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, उसमें क्या होता है, वो रटने वाली प्रक्रिया है। मतलब किसी चीज़ को, जैसे हमको कुछ फार्मूला है, तो फार्मूला हम तो उसको समझ नहीं सकते हैं, या कुछ जैसे विज्ञान के थ्योरम है ना, उसको हम समझ नहीं सकते। तो एक उसके लिए क्या करना है, हमको उसको रटना पड़ेगा। दूसरा होता है अवबोध या समझ स्तर। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझ जाते हैं। और तीसरा जो स्तर होता है वो चिंतन स्तर। जो चिंतन स्तर होता है वो सबसे उच्च स्तर होता है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जो सबसे हाई लेवल का जो पढ़ने का या याद करने का तरीका है वो होता है स्मृति स्तर, ठीक है। तो स्मृति स्तर में क्या है, किसी चीज को आपने पढ़ा तो केवल उसको एक बार आपने पढ़ लिया, तो उसको क्या करना है, जैसे आप सो रहे हैं, आप बिस्तर में जाते होंगे, आपका नींद तुरंत नहीं पड़ता होगा, है ना। तो जैसे आप सो रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं ना, हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं या सो रहे हैं। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खाली समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको चिंतन करेंगे जो आपने पढ़ा है। याद करने का सबसे जो बेहतर तरीका है यही होता है, चिंतन स्तर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, एक दिन में 20 पेज पढ़ना है, 30 पेज पढ़ना है, लेकिन हम उस 20 पेज को 30 पेज को एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको दोबारा रिवीजन नहीं करते, उसके बारे में चिंतन नहीं करते। हम लोग की गलती यहीं से होती है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जैसे ग्रुप स्टडी करते थे, 5-6 दोस्त होते थे, 4-5 दोस्त, तो हम लोग क्या करते थे, पहले जिसको पढ़े हैं उसको तो पढ़ लिए, दूसरे दिन जब हमको पढ़ना होता था तो हम क्या करते थे, पहले जिसको हमने पढ़ा है कल, उसको हम सबसे पहले क्या करते थे, रिवाइज करते थे। ये तो रिवाइज हो गया। उसके अलावा सोने का समय हो गया या तो कुछ काम कर रहे हैं, उस समय भी उसको हम क्या करते थे, चिंतन करते रहते थे। तो इससे क्या हो जाता था, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता था। उसी को मन मानचित्रण कहते हैं, अपने दिमाग में उसका मानचित्र बना लेते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। आपको सब लोग की अलग अलग रणनीति होगी, कैसे तैयारी करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम टेबल तो सब लोग बनाते होंगे, है ना, बनाते हो सब लोग। अब सबसे पहले ये याद रखना कि आपको जिसमें जाना है, जैसे आपको टीचर में जाना है, तो सबसे पहले सिलेबस को पकड़ो। सिलेबस से बाहर आपको पढ़ना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेबस से बाहर को पढ़ते हैं, तो हमको सिलेबस से बाहर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। सिलेबस को पढ़ना है, और सिलेबस में वैसे 5-6 सब्जेक्ट ही होते हैं ना, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग, यही सब होते हैं। सबके लिए 2-2 घंटा कम से कम आपको क्या करना है, 1-1 घंटा या 2-2 घंटा अपने टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और जो आप आज पढ़ रहे हो उसको क्या करेंगे, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो वही है कि आपको पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन काम आ जाता है तो नहीं पढ़ते। फिर एक दिन आपका क्या हो गया, वो जो निरंतरता है वो अगर टूट गया तो फिर उसको बनने में बहुत समय लगता है। तो कम पढ़े लेकिन लगातार पढ़े, उससे क्या है, आपका पढ़ने का हैबिट बनेगा। एक दिन हो गया आपने आधा घंटा पढ़ा, तो हो सकता है दूसरे दिन आप क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको जाना किस रास्ते में है।
पीएससी में जाना है, टीचर में जाना है, और जिस रास्ते में जाना है उसका सिलेबस को आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रट सकते हैं, उसको रटेंगे, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको हमको समझना है, और सबसे मेन जो बात है चिंतन करना है। जो हम पढ़ते हैं उसको क्या करेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे। जब मैं यहाँ कोचिंग कर रहा था 2018 के आसपास, तो मतलब चिंतन का मेरा स्तर ऐसा था कि गणित को भी जो फार्मूला होता था ना, सोए मैं क्या करता था, गणित का फार्मूला याद करता था। कुछ गणित होता था तो जैसे मेरे को लिखने का मन नहीं है, बनाने का मन नहीं है, तो ऐसे सर क्वेश्चन पेपर देते हैं गणित का, सब अभी भी देते होंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन पेपर को क्या करता था, मैं सोए ऐसे पकड़ के उसको देखता था और दिमाग में चिंतन करता था कि ये बनेगा कैसे। और कई गणित ऐसा होता था जो दिमाग में ही बन जाता था। तो आप क्या करेंगे, सबसे जो मेन चीज़ है आपको चिंतन करना है, सोते हुए, ठीक है, या जब भी आप खाली हैं उस समय आपको क्या करना है, अपना चिंतन करना है, जो पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। ठीक है, बस। और आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। आपने बोला जैसे तैयारी करने हैं, हाँ, आइडियल माइंडसेट कैसे डेवलप हो, किस तरह से बनाना सीखा। आपने बोला तैयारी करना है, हाँ, अब माइंडसेट पहले ही कर रखो। हाँ, क्या आजकल सब सोशल मीडिया हर जगह डिस्टेंस होते हैं कि 5 साल तैयारी करा है, ये करा है, वो करा है, ऐसे में जो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके का आइडियल माइंडसेट एक फोकस कैसे हो। अब उस टाइम जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय तो क्या था, मोबाइल में रखता नहीं था, तो सोशल मीडिया वाला सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम लोग का दिमाग जो है अलग अलग में बढ़ जाता है। जैसे टीचर का पोस्ट अभी नहीं आया है, हो सकता है अभी एडीओ का पोस्ट आया है ना, तो एडीओ का पोस्ट आया तो अभी एडीओ का तैयारी कर लेता हूँ, बाद में क्या करूँगा, टीचर का आएगा तो टीचर का तैयारी करूँगा। लेकिन इसमें क्या है, हमको टारगेट एक बना के रखना है। जैसे टीचर का तो आएगा, आज नहीं आएगा तो एक ना एक दिन तो आएगा, तो मुझे टीचर बनना है तो टीचर का ही सिलेबस तैयारी करूँ। हाँ, हालांकि मैं एडीओ का पेपर दिला लूँ, लेकिन उस सिलेबस, उसका जो सिलेबस है वो अलग है, टीचर का सिलेबस अलग है। उससे क्या है, बार बार में दिमाग क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो एक सिलेबस जो है ना, आप पहले उठा लो, उसको कंप्लीट कर लो। जैसे मुझको टीचर बनना है, उस सिलेबस को आप पहले कंप्लीट कर लो, है ना, क्योंकि वो पोस्ट तो एक दिन आएगा। नहीं तो उसमें होता क्या है, आज एडीओ का सिलेबस आया है, उसको तैयारी किया, हो गया, उसमें चूक गया 2-3 नंबर के लिए, लेकिन अब टीचर का आ गया, उसका तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें भी चूक जाऊँ। तो एक ऐसा पोस्ट रखो जिसको मुझको निकालना है, टारगेट एक पहले रखो, है ना। अब हो सकता है अभी कुछ दिन में टीचर का आ जाए तो मुझको टीचर बनना है, मतलब बनना है। अगर आप अपने अंदर में ठान लेंगे कि मुझे बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, आलस से करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटे सोते हैं। इसको आपको उल्टा करना है, 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे आराम करो। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे, मेरे साथ भी वही होता था, जब मैं पढ़ने बैठता था तो ऐसा लगता था आधा घंटा पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था तो बहुत पढ़ लिया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और उस चक्कर में क्या हो जाता था, 1 घंटे सोने के चक्कर में 3 घंटा निकल जाता था। तो आलस्य को थोड़ा कम करके, क्योंकि एक बार अगर आपने जॉब पा लिया तो आगे आपको आराम करने के लिए बहुत समय मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट ही सेट कर लिया और उसको नहीं प्राप्त किए तो आप बीच, जैसे नदी के बीच में हो ना, मझधार होता है, वैसे हो जाओगे ना, तो आप उस पार जा सकते हैं ना इस पार आ सकते हैं। तो आप इस किनारे में हैं तो निर्णय ये लो कि मुझे उस किनारे में जाना है, मझधार वाला अपने आप को मत छोड़ो। ठीक है, और किसी को कुछ? और सर सिलेबस के स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए, मतलब कौन से टॉपिक पहले करें कि पहले इजी से और बढ़ा रहे कि सीधे हार्ड? देखो, पहले अगर आप ना कठिन को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो दिमाग ऐसा चीज़ है जो भागना चाहता है। याद रखना, दिमाग कभी भी ना किसी चीज़ में स्थिर रहना नहीं चाहता। सरल चीज़ों को वो पहले, जिसमें दिमाग को मजा आता है ना, वो उसमें जाना चाहता है। जैसे ही आपने कठिन टॉपिक को उठा लिया, आधा घंटा आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे एकदम बोरिंग है यार, इसको नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। तो उससे अच्छा ये है कि पहले सरल को शुरू करो। उससे क्या होगा, जैसे आपने सरल को पढ़ा तो आपका बेस क्लियर होते जाएगा। जैसे ही आपका बेस क्लियर होगा तो फिर कठिन भी अपने आप से वो टॉपिक तैयारी हो जाएगा, है ना। हाँ, एक बात और, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिलेबस तैयारी हो गया लेकिन हम टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते। तो जिस टाइम टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उस समय मैंने क्या किया था कि तैयारी तो मैंने पहले सिलेबस का अच्छे से किया, उसके बाद लगभग 60-70 टेस्ट सीरीज दिलाया। तो 60-70 टेस्ट सीरीज दिलाने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरा जो नंबर है वो 90 से 110 के बीच में आ रहा है। उसी के हिसाब से मैंने क्या किया, व्यापम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया।
कि इतना अगर क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा 90 से 110 के बीच में आता है। और जब मेरा व्यापम में नंबर भी आया तो मैंने 148 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 93 नंबर आया था। ठीक है, तो आप जितना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, जितना टेस्ट सीरीज दिलाएंगे, आपको एक आइडिया, आपको एक पता चलेगा कि मेरा नंबर किस रेंज में आ रहा है। हो सकता है 70 से 80 के बीच में आ रहा है, 70 से 90 के बीच में आ रहा है। तो आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि 70 से 90 के बीच में आ रहा है, मतलब मुझको थोड़ा और मेहनत करना है। तो टेस्ट सीरीज दिलाना है। आप सिलेबस तो तैयारी कर लेंगे लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं दिलाएंगे तो आपको तरीका या आइडिया नहीं मालूम होगा कि मेरा नंबर जो है, रेंज है, वो कितने से कितने के बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच बीच में सारा टेस्ट सीरीज लेते होंगे, वो सब को आपको दिलाते रहना है। ठीक है, अब उसमें सबका अलग अलग तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट, है नहीं। जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है, अब मैं अगर हिंदी के सब्जेक्ट को 3 घंटे दे रहा हूँ और इंग्लिश के सब्जेक्ट को 1 घंटे दे रहा हूँ, तो कुछ लोगों को तो इंग्लिश कठिन लगता है, कुछ लोगों को नहीं। 90% लोग ऐसे हैं जिसको इंग्लिश और गणित कठिन लगता है। तो आपका टाइम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा दो जो आपको कठिन लगता है। जैसे आपको हिंदी सरल लगता है, लेकिन हिंदी में भी हम लोग क्या करते हैं, सरल है ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए कम से कम दिन में 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकालना है। और सप्ताह में 1 दिन सभी सब्जेक्ट के लिए, या 2 दिन या 1 दिन आपको रिवाइज करने के लिए समय निकालना है। जो कठिन सब्जेक्ट है उसके लिए ना थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जो सरल है उसको थोड़ा कम समय दीजिए। उससे क्या है, आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका सिलेबस भी आगे बढ़ते रहेगा। सर, एग्जाम की कितने दिनों, मतलब कितने महीने पहले से रिवाइज करना स्टार्ट करना चाहिए? एग्ज़ाम की कितने महीने? मैंने पहले ही कहा ना कि जैसे आपने आज जो पढ़ा है ना, उसको जब आप कल पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए उसको। आज जो आपने पढ़ा उसको कल रिवाइज कर लिया, और सप्ताह में 1 दिन कम से कम आप अपने लिए रिवीजन के लिए समय निकालें। मैं क्या करता था, संडे को 1 दिन, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, संडे को 1 दिन पूरा जितना मैंने सप्ताह भर पढ़ा है, ठीक है, 6 दिन जो मैंने पढ़ा है उसको 1 दिन संडे के दिन पूरा रिवीजन करता था। सर, तो आप सर का नोट्स बस फॉलो करते थे कि और एडिशनल पढ़ते थे? सिलेबस जैसे सर जो गणित देते थे ना, गणित को मैंने सर जो दिए हैं उनसे बाहर मैंने देखा नहीं, रीजनिंग भी मैंने वहाँ से नहीं देखा। लेकिन उस टाइम क्या था, जैसे हम लोग का पोस्ट आ गया तो मेरा फिजिकल एजुकेशन था, फिजिकल एजुकेशन मैंने यहाँ से, मतलब फिजिकल एजुकेशन यहाँ नहीं पढ़ाते थे ना, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने बाहर से पढ़ा था। और कंप्यूटर जैसे जो आपका सिलेबस यहाँ से हो गया है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे अब आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है उसको आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। जैसे टीचिंग में तो अभी पूरा सिलेबस कवर कराते होंगे, है नहीं सर, है ना सर? हाँ, तो एक बार जितना आप पहले सर पढ़ाए उसको पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद जैसे बाहर से आपको पढ़ना होगा तब बाहर से पढ़ना, पहले यहाँ से जितना आप पढ़े हो उसको पहले क्लियर कर लो। हो सकता है अब हमने यहाँ का छोड़ दिया, यहाँ जो पढ़े हैं उसको, और बाहर से हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो आप पढ़ोगे वो क्या है, सिस्टम से पढ़ोगे, एक मतलब क्रम से पढ़ेंगे, है ना, शुरू से लेके आखिरी तक एक क्रम से, तो उसको पहले पढ़ लो। वहाँ यहाँ से बेस बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ जितना पढ़े हो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद आप बाहर से और थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक सर। हमारे इस उद्बोधन के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री आशीष यदु सर को कि वो भी अपना रणनीति, अपनी योजना जो है हम लोगों से साझा करें। श्री आशीष यदु सर। हेलो एवरीवन। बेसिकली मैं ये बताना यही चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो है टीचिंग के संबंधित, और जैसा कि सर ने पहले ही कहा था, सेवक सर ने, कि आप एक गोल रखिए। तो मेरा शुरू से ही गोल था कि मैं टीचर की ही वैकेंसी फाइट करूँगा और करना है, क्योंकि हम लोगों ने जब बीएड किया था ना, उसके बाद लगभग बहुत सालों तक वैकेंसीज़ नहीं आई थी। तो क्या एक फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग में, और अभी बहुत लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है कि यार आगे जॉब आएगी कि नहीं आएगी।
अगर वहाँ फ्रस्ट्रेशन में आप डिस्ट्रॉय हुए, आपकी माइंड अगर डिस्ट्रॉय हुई, तो मान के चलिए आप उससे पहले ही संभल जाइए। ये मेरा पहला फोकस था जो कि मैं संभला और ज्वाइन किया यहाँ सनशाइन। 2017 की बात है, जब ये इंस्टीट्यूट पहले वहाँ हुआ करता था। स्टार्ट हुआ था सर 1 साल 2 साल हुआ था, 2 साल हो गया था वहाँ। अब वहाँ से अब यहाँ तक का सफ़र और आप लोगों के बीच में आकर खड़े होना, ये तो मेरे लिए और गरिमा की बात है मेरे लिए, खासकर कि जहाँ पर मैं बैठा था आज उनके सामने में मैं खड़ा हूँ। और कभी कभी 2-4 क्लासेस भी लिया हूँ मैं इंग्लिश का, तो शायद देखे भी होंगे। ऑनलाइन है सर? नहीं था, नहीं है ना? अच्छा, उस टाइम नहीं था। अच्छा, टीचर भर्ती है, पेडागोजी के लिए था सर, इंग्लिश पेडागोजी का। तो अगर आपको टीचिंग से संबंधित इंग्लिश पेडागोजी के बारे में या इंग्लिश के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आपके सवाल या क्वेश्चंस मैं लूँगा अभी, पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे टफ यही आता है। बाकी जो है तो सर अच्छे से एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। मैं एक ही सब्जेक्ट में बात करूँगा आप लोगों से, इंग्लिश के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टफ होता है, जो बहुत ही लोगों को लगता है, बिकॉज अवर लैंग्वेज इज़ छत्तीसगढ़ी नॉट हिंदी। हमारा जो बोली है वो क्या है? छत्तीसगढ़ी, एंड आवर माइंड थॉट्स इन छत्तीसगढ़ी, नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश। हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ी में सोचते हैं। तो आप बताइए कि इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? पढ़ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना इसके लिए। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कितने 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 नंबर उनका डिवाइड होता है। आपको 150 में स्कोर करना है। अभी सर सिलेबस क्या 150 का ही है कि अभी भी वही है? तो अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि 150 का स्कोर करना है, टोटल टारगेट है। उसमें से आपको स्कोर करना है 30 मार्क्स किसके हैं? इंग्लिश के, 30 मार्क्स मैथ्स के। और जिनका दोनों ही वीक हो गया वो तो सोच लो कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा हमेशा से प्लस पॉइंट रहा मैथ्स और इंग्लिश। मतलब आज तक बता रहा हूँ मैं, सर मार्कशीट भी देखिए मेरा, इंग्लिश में 30 में से 26-27 ये मतलब आना ही आना था। क्योंकि एक पकड़ होती है। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा कि अगर आप जब भी इंग्लिश की तैयारी करेंगे, पेडागोजी की, चाहे वोकैबुलरी की हो, तो आपको ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका माइंड पूरा का पूरा इंग्लिश में हो। क्योंकि इंग्लिश में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईजी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होगा? फिर से जोर से बोलिए, इजी का नहीं बताइए ना, हार्ड। कितने लोग हार्ड बोल रहे हैं बताइए? अरे एक तो क्वेश्चन, हाथ खड़ा राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए। इजी का अपोजिट कितने लोग हार्ड बोल रहे हैं? कीजिए। और कितने लोग डिफिकल्ट बोल रहे हैं? ये लोग बताएंगे। उसके बाद डिफिकल्ट वाले हैंड राइज किए। और हार्ड वाले कोई नहीं है? मतलब आप लोग जानते कह रहे हैं ना कि इजी का डिफिकल्टी होता है, हार्ड नहीं होता। हार्ड का अपोजिट क्या होगा? ये क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि व्यापम में होता है क्या, इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, चूज द राइट अपोजिट। कई लोग हार्ड ही लगा के आ जाते हैं, लेकिन वो तो होता है क्या है? डिफिकल्ट, इजी का मतलब अपोजिट। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे, और बस वो ये सोचने का तरीका अगर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में सोचिए। बाकी आपके क्वेश्चंस और कुछ ओनली फॉर इंग्लिश पूछ सकते हैं कुछ भी। इंग्लिश की तैयारी कैसी होनी चाहिए? बेसिक आपका अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सोचना इंग्लिश में चालू कर दीजिए। जरूरी नहीं है, पहली बात मैं भी स्टार्ट किया था, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ। बाद में अपने आप को ऐसा कहीं किसी को लगता नहीं कि ये बंदा हिंदी मीडियम का होगा। ये मेरी तैयारी के ऊपर, अभी भी नहीं हूँ मैं, 60% हूँ मेरा भी। लेकिन होता क्या है, सोच आपके ऊपर, आपकी जो थिंकिंग होगी, थॉट प्रोसेस को आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं घर जाते रहा हूँ यार, तो हो सकता है कि ये मैं घर जाते रहो तो मैं कुछ तो अंग्रेजी घुसा दे, का चीज़ घुसा सकते हो? छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं होम जाता हूँ, कुछ तो मतलब थोड़ा उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा ना। मैं को लगा लो, फिर उसके बाद होम तो आ गया, घर हो गया, होम हो गया, जात हूँ, थोड़ा सा चेंज। और ये डेली रूटीन में करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली रूटीन में किए तो जैसे जैसे आपका रूटीन में, तो वोकैबुलरी बोला जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले ग्रामर। कोई आपको ग्रामर पढ़ के या ग्रामर का जो स्किल्ड बंदा होगा वो आपको अंग्रेजी बोलना या आप बोल नहीं पाओगे। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ऑर्नामेंट टू डेवलप लैंग्वेज। ग्रामर क्या करती है? लैंग्वेज को सजाती है, ऑर्नामेंट्स करती है। तो पहले तो क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होते ही क्या है, वो बोलना सीख जाता है।
अच्छा ये क्या बोलते हैं विदेश के जो इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज होती है वो वही बोलता है ना, हम क्या बोलते हैं हमारा लैंग्वेज हमारी बोली, वो उनका। तो लैंग्वेज क्या है, एक मान के चलिए मुझे कोई विषय नहीं लगता, लैंग्वेज मतलब ये एक हमारा क्या बोलना चाहिए आंतरिक है, वो इंटरनल है कि ये हमको ही सीखना चाहिए। लेकिन दूसरा लैंग्वेज हमारे लिए विषय है जिसको हम क्या बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। अपने उसमें पढ़ा होगा पेडागोजी में, सोर्स होता है एक टारगेट होता है, लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा, स्रोत भाषा से आप लक्ष्य भाषा की ओर जाते हैं। तो ये हिंदी का सेम, देखिए आप हिंदी का पेडागोजी पढ़ते हैं ना, सेम इंग्लिश का है, बस उसमें एक चीज़ है लैंग्वेज अंदर है, वर्ड अलग हो जाते हैं। तो सर एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है? बचपन से हम गांव में रहते हैं, गांव में चित्तौड़ी बोला जाता है, एनवायरनमेंट आपको बनाना होगा। कितना इफेक्ट पड़ता है इस लैंग्वेज डेवलपमेंट? एनवायरनमेंट तो बहुत आवश्यक है। तो आप लोग वो एनवायरनमेंट कहाँ से कैसे डेवलप? अच्छा एक एग्जांपल दूंगा मैं। सर हम लोग जब क्या होता था, सेवक सर मैं और जितने भी दोस्त हैं खाली टाइम में यहीं अपने इंस्टीट्यूट में ना सर साथ में मिल के 2 घंटा स्टडी करते थे यहीं। तो इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत तो हमें है, क्योंकि आवश्यक की नेसेसिटी किसकी है, हमारी है। तो इन्वायरमेंट भी आप लोग क्रिएट कीजिए। तो ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके आइडिया में है जो बेटर इन्वायरमेंट बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में मत जाइए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बना बुनाया दिखाएगा। जितना आप अपने बीच में कर सकते हो इन्वायरमेंट इनहेंस कर सकते हो वो आपको, देखिए होता है क्या, जैसे आप मान के चलिए मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवी होती है, मैं उसको आज तक हिंदी में नहीं देखता, मैं इंग्लिश में देखता हूँ। पहले समझ में नहीं आता था तो भी, क्योंकि एक जुनून था कि मुझे इंग्लिश में करना है। मैं पेपर भी पढ़ता था इंग्लिश। तो स्टार्टिंग वोकेबुलरी पहले स्ट्रांग कर लें या बेसिक आइडिया रहती है, बेसिक आगे वोकेबुलरी बढ़ाइए, वोकेबुलरी बढ़ाइए, आपका इंग्लिश बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है एग्जाम में कि क्योंकि हमें वोकेबुलरी समझ में नहीं आता, उनका भाषा जो क्या लिखा है बोलते हैं। मैं एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ का सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के नंबर आते हैं पेडागोजी के, वो यहीं से ही आएंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। ये है स्टूडेंट समझ नहीं पाते एग्जाम हॉल में जाने के बाद, क्योंकि हमारे पास वोकेबुलरी नहीं है उतनी। तो वोकेबुलरी बढ़ाइए। तो सर आइडियल सोर्स कौन सा है वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए? वोकेबुलरी बढ़ाने के डिक्शनरीज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फ्लैग्स आजकल देखें ना, सब जगह इंग्लिश में लिखा रहता है, बहुत कम हिंदी का यूज़ हो रहा है। हर जगह है आपका वोकैब, हर जगह है। और एक वर्ड्स के अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स भी हैं और उनके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूंगा, वाटर क्या बोलते हैं, समझिए ना, वाटर या पानी। और वाटर्स बोल दूं तो एस लगा दूं, क्या हो जाएगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? वाटर तो वो है ना सर, मतलब उसका नहीं, मैं वाटर्स लगा दूं, एस लगा दूं तो नंबर चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? तो बहुत सारा पानी, हाँ, जबकि वाटर क्या एक प्लूरल नंबर ही है, वो चेंज ही नहीं होता। लेकिन उसमें एस लगा दूं तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। उसमें अगर वो प्लूरल से सिंगुलर बना या सिंगुलर से प्लूरल हुआ ना, तो वाटर का वाटर्स, मच वाटर कहाँ होता है? समुद्र। तो वाटर्स मीन्स समुद्र। कभी आप मूवी में देखे होंगे इंडियन वाटर्स एंट्री में किया है, इंडियन वाटर्स में एंट्री किया। कभी भी मूवी होती है ना डिफेंस वाली, उसमें बोलते हैं इंडियन वाटर्स में एंट्री। तो इंडियन वाटर्स मतलब समुद्री सीमा, तो समुद्र, वाटर्स मतलब समुद्र। जैसे कि बोलते हैं वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब मैं एस लगा दूं तो लकड़ियाँ नहीं होगा, तो जंगल। बस ये थोड़ा सा आप सीखनी है, मिल जाएगा प्रैक्टिस आपको। बहुत सारे डिक्शनरीज हैं, बुक्स हैं, सिलेबस है, कंप्लीट कीजिए, बस वोकैबुलरी को इन्हांस कीजिए, बढ़ाइए। आपका इजी है, गारंटी मैं देता हूँ 25 नंबर आएगा ही आएगा 30 में। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे भी छूट जाती हैं। तो पेडागोजी का थोड़ा और बता दीजिए डिटेल में। पेडागोजी सर आपका हिंदी जस्ट वही, बस लैंग्वेज चेंज है, सेम है। हर एक सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, बस उनके राइटर्स अलग होते हैं। जो इन्वेंशन है वो इंग्लिश के पहले हो चुके हैं, हिंदी में थोड़ा सा बाद में पेडागोजी में आएंगे, तो उसमें हिस्ट्री का बस फर्क रहता है। बाकी पेडागोजी का सेम है, बस उसमें लैंग्वेज चेंज रहता है। तो सर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना कितना कंफर्टेबल, या सीधे इंग्लिश ही करें? क्योंकि कई लोग दादा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट मत कीजिए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट अपने समझ के लिए कीजिए। अगर कर रहे हैं तो जैसे कि आपने ट्रांसलेट किया, तो उसके जो और सब्स्टिट्यूट्स हैं उसको भी आपको ध्यान देने होंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश थिंकिंग बेटर, इंग्लिश सीखने के लिए बस वही थिंक और थॉट प्रोसेस, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्राई, कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। इंग्लिश विषय के
इंग्लिश विषय के लिए सारगर्भित बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत हम लोग के लिए डरावना सब्जेक्ट भी लोगों को लगता है, गणित और इंग्लिश। तो इंग्लिश पेडागोजी खासकर जब आप सीट पढ़ते भी हैं टीचर वे में, तो इंग्लिश पेडागोजी का एक अच्छा खासा रोल रहता है और अच्छा मार्क्स भी उसका रहता है। 30 नंबर का CGTT में और ऐसे में भी लगभग 30 नंबर का वो भी रहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा श्री समीर नायक का, वो भी अपना विचार रखें, अपना रणनीति हमको शेयर करें और आप लोग भी, बाकी लोग भी थोड़ा क्वेश्चन पूछें। ठीक है, समीर नायक सर को बुलाऊंगा। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपको और आप सभी का भी धन्यवाद और एक बार फिर आभार आप सभी का कि आज इस मौके पर आप सब उपस्थित हैं। मैं समीर नायक और शासकीय प्राथमिक शाला ठकुराइन टोला विकासखंड पाटन में पदस्थ हूँ। 2019 शिक्षक भर्ती में मैं नियुक्त हुआ था। तो मैं 2019 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ था, उससे पहले से मतलब मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी में ही लगा था और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 की, जो सबसे पहली आई थी छत्तीसगढ़ में TET। तो उस TET की परीक्षा आई थी, तो उस समय मैंने मतलब एक मेरा परिवर्तन समय था। वो एक ऐसा समय था जिस समय मतलब मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बदल गई थी। तो मैं वैसे 12वीं पास आउट हुआ था और फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में था। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ना TET परीक्षा की तैयारी में लग गया और सभी ने कहा कि ये पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं है करके। फिर भी मैंने उसकी तैयारी की और फिर 90 नंबर आया, उसमें 60% आया। तो वहाँ से मतलब मेरा सोच बदल गया कि मुझे मतलब आगे शिक्षा लाइन में ही जाना है करके। उसके बाद मैंने DLED में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाकर एडमिशन लिया। उसके पश्चात फिर मैं 2013-14 में B.Ed किया। फिर उसके बाद लगातार जितने भी TET आते गए मैं उसको क्लियर करते गया। फिर वैकेंसी का भी वेट था और फिर यहाँ मैं इस शिक्षण संस्थान में 2018 में जुड़ा था और उसका बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। तो गणित मेरे 30 में 28 नंबर भी आया था, उसका बेनिफिट था। तो मतलब मैं जिस हिसाब से चयन हुआ हूँ, मैं पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग रहता है और बहुत ही अच्छा विचार सेवक भैया जी ने और आशीष भाई ने बताया आपको तरीका। और मेरा तरीका ऐसा रहता है कि सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को पकड़िए, सिलेबस को एक तरफ रख दीजिए। आप सबसे पहले प्रश्न पत्र को निकालिए, पिछले 5 साल के या पिछले वर्ष के 2 साल के या 3 साल के, और प्रश्न पत्र के प्रश्न के हिसाब से एक प्रश्न अगर आपका बनता है, आप एक प्रश्न की तैयारी करते हैं तो उसके पीछे 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए रहते हैं। और आप देखोगे कि कोई भी परीक्षाएं होती है, चाहे TET की हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो की, या भी अन्य परीक्षाएं, तो एक प्रश्न अलग अलग तरीके से 5 जगह पूछा जाता है एक ही टॉपिक पर। तो मैं सबसे पहले प्रश्न पत्र पकड़ता था, उसके बाद प्रश्न पत्र को हल करता था और उसी को बार बार हल करता था। जैसे पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को आप 10 बार अभ्यास करिए। 10 बार अगर आप अभ्यास कर दिए तो ये मान के चले कि आप निश्चित ही अगर इसमें आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आप सभी B.Ed वाले अभ्यर्थी होंगे शायद, है ना? B.Ed वाली है ना? नहीं है। तो मेरी सफलता के पीछे है TET परीक्षा है। दूसरा पहलू ये है कि आपको परीक्षा दिलाना और परीक्षा में अटेंड करना। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा अटेंड करने का अनुभव रहना चाहिए। यह मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई थी, क्योंकि परीक्षा दिलाने का अनुभव जो परीक्षा भवन में मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता। टेस्ट सीरीज तो एक अलग ही रहता है, लेकिन जो परीक्षा भवन में आप 2 घंटे 3 घंटे जो परीक्षा का माहौल, एक डर रहता है ना, सभी को डर रहता है। तो परीक्षा का माहौल से कैसे जूझना है हमको, वो 2 घंटे 3 घंटे में क्या हल करना है, कैसे परीक्षा की तैयारी करना है, परीक्षा भवन तक जाना है, वहाँ से पूरे 3 घंटे का हमारे जो दिमाग में जो रहता है वो डर रहता है, वो प्रदर्शन का वो डर रहता है ना। तो उससे जूझने के लिए ना हमको ना परीक्षा दिलाते रहना चाहिए, चाहे कोई भी परीक्षा रहे। तो जो TET परीक्षा में दिलाता था, जो पास्ट में दिलाता था, उसका मतलब मुझे बहुत फ़ायदा मिला है।
और पेडागोजी मेरा सबसे सरल सब्जेक्ट रहा है हमेशा के लिए। तो उसके पीछे कारण रहता था कि मैं जब से मैं डीएड किया था, डीएड करते करते से जो पेडागोजी का पुस्तक था ना, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करता था। और दूसरा चीज़ ये है, पेडागोजी ये सरल विषय है, बशर्ते हमको ना अंग्रेजी जो वर्ड है उसके अंग्रेजी शब्द उसको भी याद रखना चाहिए। क्योंकि आज की जो परीक्षा में देखता हूँ 2019 और 2023 के जो भर्ती हुई था, उसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में घुमा कर बस दिया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्दों को बस नहीं घुमाता, अंग्रेजी पोर्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेडागोजी है ना आसान सब्जेक्ट है। और साथ साथ अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप बता सकते हैं। सर आप ये बोले कि पेपर कैसे पता, अभी आपने पेपर दिया देख लिया, फ्यूचर में आपको कैसे पता चला कि पेपर का पैटर्न ये है, पेपर ऐसे आएगा, तो आइडियल एनालिसिस पेपर का कैसे होगा? हाँ, जैसे कि हम दिलाते हैं, चाहे आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा आ गई अगली, ठीक है, तो हमको पता रहता है कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं और इस पोर्शन से इतने नंबर के प्रश्न आएंगे। कभी कभी क्या है, सिलेबस जैसे मैं 2023 का सिलेबस देखा था तो उसमें गणित, न्यूमेरिकल गणित आ गया था पूरा। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा रहता है कि इस तरह के गणित आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, यही। तो इसका अप्रोच कैसे रहे, बेटर अप्रोच कैसे करें, हर तरह से तैयार कैसे रहें कि कैसे आएगा पेपर, क्या क्या कैसे अप्रोच करना है? उसके लिए आपको ये रणनीति अपनानी होगी। और दूसरा चीज़ ये एक और है कि पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट का बुक खरीदना चाहिए। जैसे कोई सब खरीदते हैं, जैसे शिक्षक भर्ती का एक अरिहंत का बुक आ गया तो उसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ये सब पढ़ना आप उतना अच्छा नहीं रहता, उतना कारगर नहीं रहता। आप चाहते हैं तो पेडागोजी का एक अलग बुक खरीदें, हिंदी का ही अलग बुक खरीदें, ठीक है, इस तरह से तैयारी करेंगे आप तक आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और होलिस्टिक अप्रोच क्या रहे पेपर के लिए, होलिस्टिक अप्रोच कैसे रहे, मतलब पूरा सिलेबस को कवर करना है, तो एक प्रेशर रहता है, आपने बोला क्लास में प्रेशर रहते हैं, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करके पूरा सिलेबस आइडली एक्चुअली कैसे कवर हो कि पेपर के सिलेक्शन श्योर हो जाए? आपके हिसाब से ना, मैं ना कभी 100% तैयारी नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं जैसे कोई परीक्षा भी निकलता है, जैसे शिक्षक भर्ती 2019 में मैंने अंग्रेजी को पूरा छोड़ दिया था। मैं जानता था कि मुझे इतना बस पढ़ना है और उसी को ठीक से पढ़ना है, यही अप्रोच से किया था मैं, और लगभग 92 नंबर आया था मेरा। ठीक। नीचे से ला लो ना चेयर, नीचे से ला, हमको आगे बढ़ाते हैं। पर बोल लग रहा है कि आप लोग को इतना बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया से पूछो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत कम मौके आते हैं कि अभी आए हैं तो उनका भरपूर उपयोग करिए। शिक्षक भर्ती वालों का हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2023 बढ़ाते हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा हर्षा वर्मा को। हर्षा वर्मा मैम को, वो आए हैं और कुछ हमको बताएं अपनी योजना के बारे में। नहीं सर, मेरा आवाज़ थोड़ा दहाड़ने टाइप का दहाड़ने पाओगी, सॉरी सर। आदरणीय आनंद सर, हमारे सभी शिक्षक और सभी नमस्कार। मेरा नाम हर्षा वर्मा है। अभी मैं 2019 में सहायक शिक्षक में चयनित हुई हूँ, जो कि मैं अभी बस्तर जॉब पे हूँ। तो मैं भर्ती हो गई, मुझे क्या डर बहुत लगता है हमेशा से सर। मैं थोड़ा क्या है, एकदम मोटी तो नहीं कर पाऊँगी पढ़ाई को लेके, क्या मैंने भाई के साथ ही अपने तैयारी किया है, 7 9 है उनके साथ में। जैसे उन्होंने बताया कि हमने क्वेश्चन पेपर और उन सबको पहले पढ़ा, जैसे कि हमने हमारा एक टारगेट था पहले शिक्षक भर्ती से पहले सीईटी या सेंट्रल जो सीजीटीटी है, तो हम क्या करते थे कि उससे सीजीटीटी जिस टाइम पे वो हुआ है उससे पहले के जितने एग्जाम है ना, तो हम उनके क्वेश्चन पेपर को क्या किया करते थे, सॉल्व करते देखा करते थे कि कैसे वो आ रहा है उसके पैटर्न, कैसे उसमें क्वेश्चन है, चाहे वो सेंट्रल टीटी का हो या सीजीटीटी का, और उसी के बेस पे लगभग क्या है होता है टेट का और हमारा जो भर्ती है सिलेबस लगभग सेम होता है ना। तो मेन हम इसको क्लियर, इसको बेस बनाए करते हैं, इसलिए हमारे स्ट्रॉन्ग हो गया, इस पर अच्छे नंबर आ गए, तो उसको हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। और मेन था कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान आया है, क्योंकि उस
सिचुएशन को तो मैं नहीं बता सकती उस टाइम का, बहुत काफ़ी सर के मार्गदर्शन का बहुत ही उससे ही हम दोनों आगे बढ़े हैं और हम आज जिस पोजीशन पे हैं सर की बदौलत है। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा अनुभव बस इतना ही साझा करना चाहूँगी जो आज की परिस्थितियों में देख रही हूँ टीचर्स को लेकर। आप टीचर पहले तो एक आप लक्ष्य तैयार करते हो ना कि मुझे टीचर बनना है, आप जा रहे हो उसी से पढ़ाई कर रहे हो, पर सिर्फ टीचर बनने तक नहीं रह गया है। आज का जो दौर मैं देख रही हूँ टीचर बनने के बाद कितने स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, तो सबसे मेन है कि आपको निगेटिविटी को पकड़ना नहीं है। जहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं ना वहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है। मेन होता है क्या, मोटिवेशन क्यों मोटिव करते हैं, ताकि हम खुद को कमज़ोर ना बना सकें। क्यों, हमको आगे बढ़ना है, इसीलिए ना मोटिवेशन इसीलिए होता है ना। तो वही चीज़ है, देखो दूसरों के मोटिव करने से ज़्यादा है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, हम खुद पे अपने नकारात्मक प्रभाव को आने ना दें। हमको एक लक्ष्य रखना है कि हमको जिस लाइन में जाना है, चाहे वो पुलिस की हो, टीचर्स की हो, डॉक्टर की हो या जो भी हो, हमको उसको शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसी एक लाइन को पकड़ के रखें। ये नहीं जैसे कि सर ने बताया और भैया ने बताया कि अभी जैसे ATU का पेपर है या कुछ और आ जाता है, महिला बाल विकास हो जाता है तो लड़कियाँ फड़ोदर चली जाती हैं, कुछ और तो भटकना नहीं है। आप एक लक्ष्य रखो और उसी पे ही मेहनत करो। जैसे मेरा शुरू से ही मन था, मैं बता रही हूँ, जब मैं 5th में थी तो मैं टीचर उनको मारते थे, गुरु जी उनको मारा करते थे, और वो जब पढ़ाते थे वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में, तब मैं सोचती थी कि नहीं यार बड़े होकर मेरे को भी टीचर बनूँ। मेरे को भी वो ऐसा नहीं मारने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए कि मुझे भी जहाँ पे आज मेरे गुरु जी हैं, मुझे भी पढ़ाने का जो मन था, जो दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं मुझे भी पढ़ाना है, ये चीज़ हमेशा रहा है। तो आप पढ़ाई पे आगे तो बढ़िए, पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेशन सबसे घातक चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, ये तो पढ़ाई कहाँ तक है, जॉब कहाँ तक है, क्या हमारी ज़िंदगी है, नौकरी ज़िंदगी है क्या, नहीं ना। और कई लोग नौकरी के लिए ही ज़िंदगी खराब करते हैं, नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना। कितने भी दिक्कतें हो, जैसे अभी BEd वालों को मैं देखती हूँ, जो चयनित BEd वाले थे उनको क्या किया गया, निकाल दिया गया। अभी ना उनको भराया गया है ना कुछ रिवीज है ना, अभी क्लियरली कुछ हुआ नहीं है। कितना डिप्रेशन होता है, कितना टेंशन होता है। तो कई ऐसे सिचुएशन आएंगे, नौकरी से पहले भी, नौकरी से बाद में। आपको डिप्रेस नहीं होना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, तभी जाके आपको आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादा मेरी बोलूँगी ना, आपने बताइए प्रश्न बताइए। कुछ पूछना है कोई, आप लोग पूछ लीजिए, लड़कियां गर्ल्स पूछिए थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम अपने इस, क्योंकि अब समय भी अच्छा खासा हो गया, आप लोग भी सुबह से आए हुए हो, तो मैं अब अपना काम या अपना बात को न रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बुलाना चाहूँगा श्री किशन कुमार वर्मा को कि वो हमारे बीच जो है अपने बारे में और अपने स्कूल्स के बारे में, इनका जो पोस्टिंग है वो हमारे पाटन बोरीद में ही है, तो और मैम का जो अभी है वो बस्तर में थे, या बस्तर में है, खैर आशीष सदू सर आपके खैरागढ़ सालेवारा में, और सेवक सर चंपारण अच्छा आरंग के पास कुम्हारी, हाँ आरंग के पास कुम्हारी है, यहाँ है। समीर ठकुराइन टोला पटन में है। कोमल आपके कांकेर में है। उमेश्वरी भाभी आपका सूरजपुर ज़िला में है, जसपुर ज़िला में है, आपके CM साय के ही साइड में ही और पार्वती जो है सूरजपुर में। ठीक है, चलिए किशन कुमार वर्मा सर, स्वागत करिए आप लोग। जी सर जी ने तो परिचय बता दिया है। इससे पहले मैं शिक्षक से पहले रेलवे में ग्रुप D में पदस्थ था रायपुर में।
छात्र अब शुरू करते हैं छात्र जीवन से। जैसे आप लोग हो, पहले से मैं अगर मेरी बात की जाए तो सर्वप्रथम महत्वाकांक्षा, आप क्या बनना चाहते हो, आप सोचते हो मस्तिष्क में किसी को देख के कि मुझे भी ये बनना है, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है। एक कहावत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पहले आप मन से जीतते भी हैं, हारते भी हैं। आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि अब नहीं, इतना पोस्ट आया मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक्चुअली ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई थी जब छात्रावास का हॉस्टल अधीक्षक का एग्ज़ाम आया था। तैयारी शुरुआत थी, मुझे लगा कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया क्योंकि शुरुआत है तो नहीं हो पाएगा करके, मगर अंतर सिर्फ 7 अंकों का था। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि एक्चुअली मैंने वहाँ पे जीत की कल्पना नहीं की थी क्योंकि स्टार्टिंग था मेरा, तो अगर थोड़ा और एफर्ट हो सकता था तो वहाँ पहले पद मिल जाता। एक्चुअली आज के क्या है कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ तैयारी किए थे, उन्होंने बीच में वो छोड़ दिया किसी कारण वजह से, परिस्थिति के कारण, जैसे घर की आर्थिक स्थिति है और कोई कारण हो सकता है, जिम्मेदारी है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कई बार कि आप बड़े हो घर के तो आपको एक समय रहता है, आप एक समय दिए जाते हैं आपको, तो आप उस समय पे काम पूरा नहीं कर पाते तो आप पे आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपको प्रेशर आता है कि आप ये करो, आगे भी बढ़ना है करके। मगर मैंने मन में ही ठान लिया था कि मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट ही जाओ, इसके बिना मैं इसके सिवाय कुछ नहीं करूँगा। उसके लिए पूरा मेहनत किया और मन से हमेशा पॉजिटिव रहा। ऐसे कुछ क्षण आए, कुछ समय आए जिसमें मैं डिप्रेशन में भी था, बट वहाँ पे समाधान, ईश्वर, आस्था भी एक चीज़ है जो आपको बनाए रखता है, और मोटिवेशन। जैसे आप जानते हो महात्मा बुद्ध 6 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुए, महावीर जैन धर्म के, उसको 12 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उसमें 6 वर्ष 12 वर्ष। अब देखो समय कुछ चीज़ होती है, आप मेहनत तो करते हैं बट लक साथ नहीं देता, कुछ अंकों से चूक जाते हैं। कोई लोग जल्दी, आपके साथी जल्दी जॉब लग गया तो आपको लगता है कि कमी है, आप हार जाते हैं, या आसपास वातावरण में आपको देख के ऐसा लगता है। मगर आपको अपनी कमजोरी को पहचानना है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपको लगता है कि ये टफ हो सकता है, किसी के लिए दूसरा सब्जेक्ट हो, आपके लिए दूसरा हो, तो आपको कमजोरी को पहचानना है, उसमें वर्क निरंतर करना है, उसको और अच्छे से अच्छे करना है। जैसे कोई पेपर होता है, आप जैसे हिंदी कुछ सब्जेक्ट सरल होता है, तो कई लोग क्या बोलते हैं ये तो सरल है, आप अधिक मेहनत उसमें कर देते हो, जो कठिन विषय है फिर अच्छे अंक जहाँ आ सकते थे वहाँ भी नहीं आते। तो पहले आप समय के हिसाब से आप सरल सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा ये तो हो गया, जैसे 5 सब्जेक्ट है, 3 सरल है तो आप 3 कर लिए, फिर कठिन आया तो आप फिर उसमें मेहनत कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस 3 सब्जेक्ट मिल गया कि ये इजी था और समय भी बचा। आपको मोटिवेट होंगे कि हाँ ये कठिन है, हाँ उसमें निरंतर आपको वर्क करना होगा। और जैसे आजकल पैटर्न जो परीक्षा का आता है, पहले वन लाइनर या समय के साथ जो बढ़ता है, अभी क्या है बहुत सारा ज्ञानों का, एक प्रश्न में बहुत सारे तथ्य जुड़े रहते हैं, उसको बनाना, उसके लिए आपको उस विषय की गहराई तक जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई बुक हो गया, जैसे कोई बुक का नाम तो नहीं लूँगा, बट आप उसी के सहारे हो कि इसको मैं पढ़ के पास हो जाऊँ, वो एक पैटर्न बताता है कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको हल करना है, आए हुए वर्षों में आपका इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन है, वो आपको एक मार्गदर्शन करता है कि मगर आपको जो पढ़ना है गहराई से पढ़ना है, जो सब्जेक्ट है ना। अब जैसे आजकल 100 अंक का हो रहा है एग्ज़ाम, अब कुछ जैसे छत्तीसगढ़ है या सामान्य अध्ययन है 33 अंक का है, या छत्तीसगढ़ का अंक ज़्यादा है, वही जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है 5 अंकों का, तो कई लोग सोचेंगे हिस्ट्री तो बहुत सारा पढ़ना है, इतने सारे में सिर्फ 5 अंक है, तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा साइड रखोगे, पहले बड़े अंकों को करेंगे। मगर जब आप समग्र सभी विषयों में आपका संतुलन अच्छा है और आप में निरंतर बढ़ोगे तो आप अच्छे अंक पा सकते हो। अब जैसे आप लोग पेपर में पढ़ते हो, जैसे कोई पोस्ट आया 200, 300, 400, 500, 1000, अब तो हिंदी है, मुझे पता है कि अगर 30 क्वेश्चन आया हिंदी के, 10 क्वेश्चन 5, 6, 7 एकदम आसान रहेगा, एक बार पढ़ूंगा और टिक, वहाँ पे मैं कंफ्यूज वाला क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब उसको बाद में हल करेंगे। फिर इतिहास आया जो हिंदी है, एक बार पढ़ लिए, फिर उसको हल किए, उसमें जो आपको आया, फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, वैसे सब सब्जेक्टों को। फिर गणित में एकदम ईजी बन जाता है, उसको हल किए, रीजनिंग है,
ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, आपको लगा कि 60 में तो बहुत अच्छा आ गया या 50% में बहुत अच्छे बना। अब जहाँ पे तर्क विचार करने वाले क्वेश्चन हैं, आप वहाँ पे फंसेंगे। जैसे 4 क्वेश्चन में कई तो विकल्प में आंसर तो नहीं रहता, मगर वहाँ पे सिचुएशन आप ऐसा रहता है कि आप अच्छा आंसर भी निकाल सकते हैं। जो नहीं आंसर आ सकता उसको हटा दीजिए, स्किप कीजिए, फिर 2 आता है फिर उसमें मंथन कीजिए। उसके लिए आपको बैकअप में जाना पड़ेगा, पढ़े रहते हो तो मन में रहता है ना, तो वहाँ पे आप समय रहेगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे अब पहले फंस गए क्वेश्चन में, आप पढ़े हैं उस क्वेश्चन को, आप दुविधा में कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, तो वहाँ पे समय नष्ट होगा, जैसे गणित में भी होता है। तो फिर उसको बाद में हल कीजिए, पहले आराम से क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। और सर जैसे पहले से माइंड सेट रहता है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, ये सोच के बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते, तो उसके लिए क्या करें कि तो कई लोग क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं तो इसको ही मार देते, इसको ही मार, ऐसे भी होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे मैनेज करें? एक्चुअली इसके पहले पूरे प्रश्न पत्र को अध्ययन करना होगा। अब जैसे आप एग्जाम दिलाए हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहले के से ज़्यादा सरल है कि कठिन है। आपको पहले अपना नॉर्मलाइज पूरा प्रश्न पत्र पढ़ के आपको मालूम करना है कि पेपर सरल आया है कि कठिन। आपके लेवल से नहीं, पूरे लोग कठिन आया है तो कम बनाना, सरल आया है तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कट जितने बनाया है उससे ज़्यादा कट ऑफ आ गया तो आप तो वैसे ही बाहर हो गए। तो वहाँ पे चांस लेना होता है, वहाँ विवेक और प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि पेपर सरल है कि कठिन है करके। और जैसे आपने जी और जैसे कोई बच्चा 2 नंबर से चूक गया, 1 नंबर से चूक गया या कुछ हो गया, तो उस माइंड सेट को कैसे मैनेज करके आगे मैं क्लियर कर लूँगा, उसको कैसे मैनेज रखें? क्योंकि कई बार क्या होते बच्चे इसी में सोचते रहते कि अब चूक गया क्या होगा, क्या होगा, तो थिंकिंग से कैसे आगे बढ़े और आगे फिर अपनी तैयारी को और कंटिन्यू करके अगला पेपर फाइट ही कर दिए। जी। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग समझते हैं कि किस्मत साथ नहीं दिया। मेरा एक भतीजा है, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसी बार हुआ है, कम है ना, मेहनत बहुत लंबी समय की थी। तो वो रेलवे में भी 1 अंक से चुका, छात्रा हॉस्टल में अभी वेटिंग का लिस्ट का इंतजार कर रहा है, PSC 3 निकाल लिया था तो उसका बैक में रीढ़ में हड्डी प्रॉब्लम हो गया था। अब उनका मन से वो थोड़ा सा मेहनत तो अच्छा है, अच्छा भी कर रहा है, बट उसका साथ थोड़ा से क्रॉस नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ों से। तो आपको अब वहाँ पे फिर आपको कमजोरी ढूंढेगी कि कहाँ मेरा कम आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप जितना भी पेपर दिलाते रहोगे आपका रिपोर्ट कार्ड हमेशा बढ़ते हुए आना चाहिए। हाँ ठीक है, कठिन पेपर कठिन आ गया है तो बाकियों के लिए भी कठिन है, आपके लिए भी कठिन है, और सरल हो गया तो सबके लिए। बाकी आप एकदम गहराई से पढ़ना, ताकि आजकल क्वेश्चन वैसे आ रहा है कि 5 क्वेश्चन हो गया, आप पढ़े 2 को जानते हो, उसी में से मिलाने वाले 1 को नहीं जानते, तो फिर वो पढ़ाई वहाँ पे काम नहीं आएगा। सब तो पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे आपने गणित का बोला, गणित का भी कोई बाउंड्री होता है या फिर गणित अनलिमिटेड, मतलब ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में इतना ही पैटर्न है, इतने टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वैसे करना है, या होलिस्टिक लेने गणित को? गणित को देखो, गणित तो पूरा सब्जेक्ट हर टॉपिक का रहता है ना। अब जैसे पेपर, अब जैसे एडियो दिलाए कोई, तो एडियो दिलाए तो उसमें पैटर्न पता चल गया गणित का कैसे आ रहा है, अभी का पैटर्न है ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ टॉपिक से तो ऐसे सिमिलर आता है, वैसी पैटर्न में आता है, क्वेश्चन दूसरा रहेगा। तो आपको पता करना है कि वो भी एग्ज़ाम दिलाना है, आप तैयारी तो कर रहे हो उसी चीज़ का, बाकी आसपास जो एग्ज़ाम है ना उसकी भी पैटर्न को पहचानो, ताकि आप उसमें गणित को बना सको। संख्या और प्रैक्टिस ज़्यादा है। कई लोग तो दूसरे राज्य से बैंकिंग है, SSC है या कुछ और है, तो अन्य राज्यों की आंसर क्वेश्चन भी हल करते हैं, पैटर्न देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, वो भी रहता है, वो थोड़ा विस्तृत रूप में है, बाकी पैटर्न को आपको पेपर से ही पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को किस माइंड सेट से, किस अप्रोच से टेस्ट सीरीज को, कैसे अप्रोच है टेस्ट सीरीज देने के लिए, हमारा क्या रहा है माइंड सेट, कैसे अप्रोच रहे टेस्ट सीरीज के लिए? टेस्ट सीरीज के लिए अप्रोच क्या रहे, माइंड सेट क्या रहे? टेस्ट सीरीज में आप जैसे एक साथ आप कुछ चीज़ को रिवीजन कितने दिनों में करते हो, कोई सब्जेक्ट को, तो देखो शुरुआत में जैसे हम लोग साइंस है या जो भी आर्ट्स है, आप कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप जिससे बचपन से नहीं पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि ये कैसे याद होगा, तो उसका धीरे धीरे पढ़ोगे, एक बार रिवीजन करो। आप कितने बार रिवीजन करते हो पेपर से आने से पहले, या वो ज़्यादा मायने रखता है। आप देखो कोई भी सब्जेक्ट हो आप 3 घंटे में भी कर सकते हो, तो 3 घंटे में कैसे करोगे, इससे पहले बहुत मेहनत रहती है, आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आपको हिंदी का ही ले लो, 100 मुहावरे हैं, अब आपको रिवीजन करना है, तो सबको रिवीजन नहीं करना है। आपको पता है कि मुहावरे 70 मुहावरे तो आपको ईजी आते हैं,
इजी याद होंगे, एक बार पढ़ोगे तो उसका कभी नहीं भूलोगे। जो वहाँ पे डिफिकल्ट है, कोई मुहावरा एकदम कठिन है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे विलोम शब्द है, सब विलोम शब्द नहीं पढ़ना है। हाँ, रिविजन इसी बुक से हो रहा है, मगर कुछ से 20-50 ऐसे कुछ है जिसको आपका दिमाग लगता है कि आएगा तो कन्फ्यूजन है, तो उसको अंडरलाइन कर लो, पेपर आएगा रिविजन उसी को सॉल्व करो। वैसे ही गणित में है, गणित का साधारण ब्याज है, अब उसमें सरल साधारण ब्याज भी है, कठिन है, मीडियम टाइप है, हाई वाला है, 2-3 क्वेश्चन पैटर्न है में एक साथ। तो आप सरल वाले बनाए, फिर मिड, फिर हाई, तो उस टॉपिक का वो पूरा बनना चाहिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि साधारण ब्याज का तो बना लिए, ऐसे कोई भी टॉपिक का, तो उसका हाई लेवल क्या है, पैटर्न कैसे आ रहा है। अब साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन तो कुछ एग्जाम में सरल पूछ देते हैं, और हाई लेवल उसी टॉपिक से हाई लेवल आता है, तो सरल से कठिन की ओर जाना, उसमें धीरे धीरे सरल बनाने आएगा साधारण ब्याज, फिर मीडियम वाला क्वेश्चन आएगा, फिर हाई वाला, तो आप अपने आप में सुधार करते जाना उसको समय के साथ। और गणित के लिए नोट्स बनाना जरूरी है या बुक से ही सीधा प्रैक्टिस किया जाए? गणित के लिए नोट्स बनाना मैं बनाया था एक्चुअली इसमें टॉपिक वाइज, कि एक क्वेश्चन उस टाइप का, एक क्वेश्चन, ताकि अगर रिवीजन करना है मुझे गणित का तो 4-5 घंटे में एक पूरा हो जाए, क्योंकि उसमें पैटर्न, जैसे पैटर्न समझ रहे हो ना, हाँ, समझ। सरल कठिन, तो उस टॉपिक में एक क्वेश्चन लेना है ना, 5 वही पैटर्न के 5 क्वेश्चन बनाने से क्या मतलब, समय नष्ट होगा। आप एक पैटर्न समझ गए हाँ कि एक पैटर्न आता है, अब वैसी पैटर्न आएगा, गणित में तो चेंजेस रहते हैं, क्वांटिटी, अब पैटर्न तो वही रहेगा, तो आप उसको समझ गए तो वो पैटर्न को आप गणित वहाँ पे बना सकते हो, तो वो समय बचाएगा। नोट्स का क्या काम है, समय बचाना। आप किसी चीज़ को ट्रिक से याद करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए आप समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, जनजाति का पूरा लिस्ट याद करना है, कैसे करना है, अलग अलग तरीके हैं याद करने के, अपना खुद का ट्रिक बना लो। कई लोग ट्रिक बनाते होंगे, जानते हो, या वीडियो वगैरह में देखते हो, तो वैसे ट्रिक जो आपके मस्तिष्क को कि कन्फ्यूजन हो तो सीरीज वाइज से पूरा बना ले। तो मैं ट्रिक का बहुत प्रयोग करता था। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभ्यारण को याद करना है, अभ्यारण को कैसे याद करोगे, पूरा क्रम से पूछता है, पैटर्न ऐसा है, छोटा बड़ा तो याद कर लिए, कितना क्षेत्रफल कम ज़्यादा वो सबको याद रहता है, तो उसको क्रम से कैसे याद करना है, एक ट्रिक रहता है उसका, या ट्रिक बनाना पड़ता है कोई भी चीज़ का, तो आप उसका फॉलो करो। अब मैप का है, इंडियन भूगोल का है, आप मैप को कैसे, कोई राज्य का नाम पूछेगा आपको बताओ करके, तो आप रेंडमली बताओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या नाम है क्या नहीं, मगर आप मैप को ध्यान दो, इंडिया का मैप आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। आप नीचे शुरू करो, तमिलनाडु इधर ऐसा ऐसा करके पूरा, तो आपका मस्तिष्क वहाँ पे काम करेगा, मानसिक छवि बनेगी, तो वो काम करेगा। छत्तीसगढ़ का मैप है, अभी शुरू में कई लोग को उतना जिला याद ही नहीं आता था, जिला का नाम याद है तो कहाँ है ये भी नहीं पता है, तो आपको छत्तीसगढ़ में कोई जिला का नाम मैं पूछ दूँ ये जिला कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में दिमाग मैप में आना चाहिए, वो क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे है करके। जैसे उस बुक में रहता है ना मैप, वो मानसिक चित्रण है, वो भी एक तरीका होता है किसी चीज़ को याद करने का, तो उसका हर चीज़ में बहुत सारा चीज़ रहता है। सरल करना है आपको, ऐसे ऐसे चीज़ों को समावेश करो तो आपको पढ़ाई को कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। कई लोग तो सुने होंगे, जैसे कई छोटे बच्चे हैं एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं कोई 6 महीने में, खैर वो अलग अलग मैटर है, मगर आपके पास जुनून, मेहनत, धैर्य जरूरी है। जुनून, अब कई लोग तो 1 साल में सफलता नहीं, 2 थोड़ा लगता है, कई बार वैकेंसी लेट आती है, तो आप बीच में छोड़ देते हो, फिर ज़िंदगी भर पछताते हैं कई लोग, कोई साथी लग गया फिर उसको देख के कि मैं भी पढ़ा रहता तो आज आ जाता, तो वह सब चीज़ नहीं होता। आपको जीतना है तो मन से पहले से तैयारी करना कि मुझे जाना ही है, आके लेके जाना है पोस्ट, ऐसा है। तो पढ़ाई हाईली प्रोडक्टिव कैसे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आए? वही रिवीजन है। आप जितना ज़्यादा किसी विषय को पढ़ोगे तो आपको आप खुद एनालिसिस करने की क्षमता आ जाएगी। आप हिस्ट्री को एक बार में पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, इतना सारा कौन याद करे, छोड़ देता हूँ 5 नंबर का तो है, बट ऐसा नहीं है। वो आप हर चीज़ अंक का महत्व वही आपको सामान्य से विशिष्ट। आप देखना टॉपर लोग का अंक बहुत, जैसे टॉपर लोग तो जब आप आता है कट ऑफ, कई लोग औसत में रहते हैं ना, औसत में 1 नंबर का 1 पॉइंट में, आजकल तो वैसे ही चलता है, तो आप उनसे कैसे आगे होंगे? तो आप सभी सब्जेक्ट को, मतलब सभी विषयों का जो अंक है जहाँ ले सकते हो आप, उस अंक को प्राप्त करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा, साइंस है तो साइंस, आर्ट्स वाले तो साइंस में वहाँ दिक्कत होगी, तो आपको वहाँ पे अप्रोच। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, अब इंग्लिश में आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश आपको छोड़ देता। खैर आपके पास समय है, अब समय नहीं है, एग्ज़ाम जैसे 1 महीने बचा और आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपका कुछ समझ नहीं है, तो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ना व्यर्थ हो गया।
आप सरल सब्जेक्ट को पढ़ो, ज़्यादा अंक लाएगा। अब समय बहुत है, आप रिविजन सब चीज़ कर लिया, आप सोचोगे क्या करना है, समय बच गया तब बता रहा हूँ। फिर आप इंग्लिश में मेहनत करना सीखो कि जैसे 30 से 10 नंबर से 7, 5 कोई तो होगा एक पर्टिकुलर जिसमें आप अंक ला सकते हो, 5, 6 अंक, 7 ऐसे बढ़ाते जाओ। तो जहाँ अंक नहीं आ सकते वहाँ अंक लाना है, तभी तो आप आगे आओगे बाकी लोग से। ये चीज़ करना होगा आपको। ठीक। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और टेस्ट दिलाते रहोगे और पुराना पेपर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाता है जब नए पेपर में जाओगे तो इस पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा कि कम जाएगा। जैसे आपने पूछा था ना कि कैसे पता चले कि पेपर का कट ऑफ इस बार हाई जाएगा कि कम जाएगा। पुराने पेपर को देखते रहोगे, पुराने पेपर का प्रैक्टिस सॉल्व करते रहोगे, पुराने पेपर का कट ऑफ का आइडिया रहेगा तो आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि ये जो है पिछले पेपर से मुकाबले में कठिन आया है कि हार्ड आया है, वहीं पे कठिन आया है कि सरल आया है, वहीं से पता चलेगा और उसके हिसाब से अटेम्प्ट बढ़ाना है। और हमको अगर पता ही नहीं, बिल्कुल भी हमने तैयारी ही नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी हमने पुराना पेपर देखा ही नहीं है और जाके करोगे तो फिर वहाँ पे आइडिया ही नहीं मिल पाएगा कि कठिन है कि हार्ड इजी है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं और मैं फिर बुलाना चाहूँगा श्रीमती ओमेश्वरी देवांगन भाभी को कि वो आएँ और अपने बारे में कुछ बताएं। अभी 2023 शिक्षक भर्ती में अभी इनका सिलेक्शन जो है वो जिला जसपुर में हुआ है और तपकरा जो आप नाम सुने होंगे ना, हाँ बस करीब में रहेंगे, बहुत कुछ और बताएंगे भाभी इनके बारे में। तो स्वागत है भाभी का, सब लोग ताली बजा कर इनका स्वागत। थैंक यू सर, सबके सामने आप मेरे को यहाँ पर मौका दिए इसके लिए। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। और ये है कि पहले मैं जब यहाँ कोचिंग में आई थी सर तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। उसके बाद मतलब बहुत पहले से हूँ मैं सर के साथ, तो बीच बीच में आती थी, फिर कोई एग्ज़ाम आया उसके लिए आती थी, फिर एग्ज़ाम दिलाती थी, नहीं होता था फिर थोड़ा वेट करती थी, फिर कोई नया वैकेंसी का वेट करती थी, फिर वैकेंसी आता था, फिर मैं सर के पास आती थी। तो इस चक्कर में मेरा कोई मतलब गोल सेट नहीं हो पाया था उस टाइम। उसके बाद मैंने शिक्षक भर्ती के लिए किया तो 2019 में मेरा टीटी क्लियर हुआ। तो उस टाइम जब टीचर वैकेंसी आया था उससे पहले नहीं हो पाया था, तो लगा कि मेरा 1 नंबर से टीटी क्लियर नहीं हो पाया है तो इसी को करना है करके टारगेट हो गया था कि अब टीचर वैकेंसी ही करना है करके। और ये था कि उस टाइम हुआ तो नहीं हुआ, 23 में जब आया तब इसमें करना ही करके, तो उस टाइम मैंने मतलब पूरा अपना फोकस टीचर वैकेंसी पर ही किया। और उसी सिलेबस को ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो यही है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद सर जो पढ़ाते हैं टॉपिक उसमें से उसको पहले क्लियर करिए। उससे रिलेटेड यूट्यूब का मैंने बहुत यूज़ किया, क्वेश्चन वहाँ से लेती थी और सर के टॉपिक को पढ़ती थी। जो क्वेश्चन मतलब मेरे को नहीं मिलता था उसको अपने कॉपी में नोट करती थी। पूछना चाहेंगे आप मुझसे कोई फ्रंट और लाइन से कुछ पूछो ना। चलो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हुए श्रीमती पार्वती साहू, उनका ध्यान तो अभी बच्चे के सही हो अब वो रह पाएगी कि नहीं? बैठ के बोलो, देखते देख लो। तो मैं श्रीमती पार्वती साहू मैम को आमंत्रित कहूँगा। ये अभी सूरजपुर ज़िले में पदस्थ है, वो वहाँ के नेचर के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है उनके बारे में भी बताएंगे। बाकी आप लोगों ने रणनीति तो पूरा समझ गए होंगे, सभी सर मैम ने पूरे अपने रणनीति, सबका अपना अपना अलग अलग रणनीति होता है, कोई अलग अपने हिसाब से बताए हैं, कोई अपने अपने हिसाब से बताए हैं। ठीक है, सबका अपना अपना रणनीति होता है और सबका सटीक रणनीति के तहत जो है इन सभी ने अपना लक्ष्य को जो है प्राप्त किया है। तो मैम जो है वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है, कैसे वहाँ पे बच्चे किस तरीके से रहते हैं और भी अपने बारे में सब चीज़ बताएंगे। तो पार्वती मैम का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें बुलाने के लिए। सब चीज़ तो सर लोग बता दिए हैं, तो
तो जब हम एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसके लिए हमें मेंटली और फिज़िकली दोनों रूप से तैयार रहना पड़ता है। तो हम फीमेल्स का ये एक दिक्कत होता है कि पीरियड्स, बोल सकती हूँ सर इसके बारे में? तो ये होता है जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उससे पहले पता होता है, उसका डेट आगे पीछे रहता है। तो मेरे साथ ये हुआ, जिस दिन शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम था उसी दिन मैं एग्ज़ाम दिलाने बैठी थी, मेरा पीरियड्स आ गया और फिज़िकली रूप से मैं बहुत परेशान हो गई थी, बैठ नहीं पा रही थी। तो उसके कारण ध्यान जब बनाने जाती थी तो दर्द के कारण नहीं हो पा रहा था। और इस टाइम ऐसा था कि शिक्षक का जो पहला पेपर था वो पहला पाली में था, तो वो वाला पेपर मेरा बेकार गया, नहीं हो पाया। उसके बाद जब निकली ना तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, ऐसा ऐसा परेशानी हुई थी, तो मैं दवाई ली। उसके बाद मैं सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम दिला पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं और अच्छा कर सकती थी, जिसके कारण मेरा नंबर कम आ गया। 71 नंबर आया था और 5300 रैंक। अगर ये नहीं हो पाता, अगर मैं दवाई लेके जाती, पहले से तैयार रहती फिज़िकली रूप से इसके लिए, तो और अच्छा कर पाती। तो फिर आप लोग को ये देखना है कि दवाई वगैरह लेके जाना है, फिज़िकली रूप से मतलब तैयार रहना है, ये है। और मेरा सिलेक्शन वहाँ सूरजपुर ज़िला में हुआ है, तो वहाँ नेचुरली बहुत अच्छा, और वहाँ के बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं। इधर अगर उनको कुछ पूछो तो वो डर जाते हैं। और ये हुआ कि जब मैं उनको चॉकलेट देने गई तो वो लोग सिर्फ एक ही लेते हैं, मतलब उधर के बच्चे लोग बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, ये है बस। चलो, इस कार्यक्रम के अब अंतिम कड़ी के रूप में, और मेरे ख्याल से इस क्लासरूम में बैठे हुए मैक्सिमम लोग जिसको जानते हैं, क्योंकि ये आप ही लोग के बीच में पड़े थे लास्ट में, और इसी कारण मैंने उनको लास्ट में उसको लेके रखा हुआ है, वो आपको बताएंगे। तो कोमल यदु का स्वागत करूँगा, वो अभी काफी में प्रदर्शन। थैंक यू सर। जैसे सबने कहा, सब लोग मेरे को जानते हैं, मतलब 2024 में ही क्लास मतलब लास्ट किया था, उससे पहले तक आ रही थी। मेरा स्टार्ट यहाँ था हुआ था 2017 से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मैं आऊँगी, कि आप लोग जैसे आते नहीं हो कि मेरे को ये इसमें जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो इसका कोचिंग करना है, ऐसा करके। उस टाइम मेरे कुछ नहीं था, मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया था। बस ये था कि मेरे को अपना पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू करना था। 10वीं के बाद मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट पूरा छूट गया था, मैथ्स छूट गया था, उसको मतलब मेरे को करना था ताकि मैं स्कूल में पढ़ा पाऊँ। उस टाइम मेरा प्राइवेट जॉब था टीचर का ही, तो थोड़ा सा वीक थी मैथ्स वगैरह में, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना था, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया और मतलब बहुत अच्छा हो गया मेरा मैथ्स। पहले से तो जो भी था मतलब कोचिंग से ही हुआ था मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सडनली 19 में मैंने डिलीट किया, फिर टेट का एग्ज़ाम दिलाया। पढ़ी थी लेकिन पास नहीं हो पाई, तो उस टाइम ने सोचा ना, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता टेट में, लेकिन मैं पास भी नहीं हो पाई। 50% का रहता है, 75 का पासिंग मार्क, पास नहीं पाई। उस टाइम थोड़ा सा लगा, अजीब लगा कि माइनस मार्किंग नहीं था, मैं क्लियर भी नहीं कर पाई। तो उस टाइम में दिमाग में ये ठान लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा टेट मैं क्लियर करूँगी, और आगे जो भर्ती आएगा शिक्षक भर्ती, उसमें मेरे को एक पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। 19 का जो आया था उसमें तो टेट क्लियर नहीं था, तो बैठी थी एग्ज़ाम लाने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। उस टाइम एक्सपीरियंस ये हो गया कि आता कैसा है एग्ज़ाम। उसके बाद आगे भर्ती जो 23 में आया, उसमें मैंने अपना पोस्ट ले लिया। ठीक है, तो आप लोग ठान लो कि मेरे को एक पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए, तो हो जाता है। ये मैंने देखा है अपने आप में। 19 भर्ती आया, उसका सीधा 23 में आया, तो दिमाग में सेट हो गया था कि अब तो टीचर ही बनना है। मैंने उस टाइम भी प्राइवेट स्कूल में वापस गई थी, इंटरेस्ट बढ़ता गया टीचिंग लाइन में, तो था कि एक पोस्ट तो लेना ही लेना है। तो आगे जो भर्ती है 23 वाला में, उसमें मैंने एक पोस्ट ले लिया और अभी आपके सामने हूँ। कुछ पूछना है? अच्छा, ऐसे कलेक्टिव रूप से किसी को ऐसा पूछना है तो आप कलेक्टिव रूप से पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा समय है हमारे पास।
सर एक चीज़ और बता दो, ध्यान वर्बल से प्रैक्टिकल कैसे हो जाए, मतलब प्रैक्टिकल ऐसा है कि नॉर्मल आप एग्जाम्पल लेके प्रोजेक्ट करें ताकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए, आप बता सकते हैं। ध्यान व्यवहारिक कैसे हो जाए, मतलब प्रैक्टिकल कैसे हो जाए, चीज़ों को एकदम देखें, इजीली ऑब्जर्व करें और इंटरेस्ट बढ़ जाए पढ़ाई में। क्वेश्चन एक बार मैं बोला सर ज्ञान प्रैक्टिकल कैसे हो जाए, जैसे दो चीज़ होती है, थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होते हैं। आइडियली वर्बली आए आप पास एग्जाम्पल को देख रहे हैं, कुछ ये समझ ले तो कितना व्यवहारिक हो जाए ज्ञान, वो कैसे होगा? ज्ञान व्यवहारिक कैसे करना है, जैसे आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है साइंस का जैसे है तो साइंस में भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है, सब में दिखता है, तो एकदम आइडियली मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ज्ञान एकदम प्रैक्टिकल ईजी वे कैसे हो जाए, मतलब पढ़ाई आसान से आसान कैसे हो जाए। तो इसके लिए मैं वही बताना चाहूँगा, जैसे मैंने सेट का तैयारी किया था ना, तो जब मैंने अभी सेट का तैयारी किया तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक है, उसका एक डेल बोलते हैं उसको, डेल का अनुभव त्रिकोण है। उन्होंने एक एडवाइस दिया है, उन्होंने अपने त्रिकोण में ये कहा है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें 10% याद रहता है, जो हम सुनते हैं वो हमें 20% याद रहता है, ठीक है, और जो हम देखते पढ़ते एवं सुनते हैं वो 50% याद रहता है। लेकिन जो हम वास्तव में व्यवहारिक रूप से किसी चीज़ को हम देखते हैं ना, जैसे हम लोग कहीं टूर में गए, ऐतिहासिक स्थल है, जैसे आपने कहा ना ज्ञान को व्यवहारिक में कैसे लाना है। अब जैसे हमको किसी चीज़ को जानना है, अब वो इतिहास के बारे में हमको जानना है, हम उसको इतिहास में पढ़ेंगे वो हमको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम वहीं पे चले जाएं जो वो ऐतिहासिक स्थल है, तो उनका मानना है, जो डेल है, उन्होंने अपने अनुभव त्रिकोण में कहा है कि अगर हम उस स्थल में भ्रमण करने के लिए चले जाएं, उसको व्यवहारिक रूप से देखें, तो वो चीज़ हमको 90% याद रहता है। अब किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वो हमको केवल 10% याद है, लेकिन हम उसको व्यवहार में अगर हम वहाँ पे चले गए तो हमको क्या है 90% याद रहता है। तो जैसे इतिहास है, ऐतिहासिक स्थल है, जैसे राजनीतिक स्थल है ना, राजनीतिक जैसे संसद भवन हो गया, जैसे ऐतिहासिक हमारे में सिरपुर है, तो आप जैसे वहाँ भ्रमण करने गए हैं तो केवल भ्रमण करने मत जाओ, आप उसके बारे में जानो। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे ढूंढो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसका निर्माण किसने किया है, कब इसका निर्माण हुआ है। केवल घूमने के लिए गए तो आपका भ्रमण का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर आप वहाँ व्यवहारिक रूप से चले गए और उसके बारे में अच्छे से जान गए, तो ये याद रखना निश्चित रूप से आपको 90% याद रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, उनका नाम डेल था, उन्होंने अपना अनुभव त्रिकोण दिया है। तो जब आप कहीं भी स्थल में जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक वाला हो, चाहे वो जैसे साइंस का हो गया, तो आप उसको प्रैक्टिकली रूप से व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। यही आपको क्वेश्चन। मानसिक चित्रण कैसे हो, बैठे बैठे पूरा मानसिक चित्रण का क्या पहले वो कैसे किया जाए? मानसिक चित्रण कैसे हो? मन मानसिक जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने आज पढ़ा, जैसे एक टॉपिक हो गया है ना, अब जैसे गणित का हो गया साधारण ब्याज। अब आपने साधारण ब्याज पढ़ा तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, उसका सूत्र पढ़ा, सूत्र याद किया, सूत्र के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने उसका सूत्र याद किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब आप अपने दिमाग में उसको याद रखो कि मैंने कौन कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व किया, वो अपने दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। जैसे विज्ञान हो गया, कोई थ्योरम आप पढ़ेंगे तो थ्योरम में आपको पूरा याद नहीं रखना है, उसको अपने मन में क्या करना है, उसको मेन जो टॉपिक है उसको अपने मन में मानचित्र बना के रख लो कि इस टॉपिक के बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। जैसे किसी को क्रम से हमको याद करना है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटा, तो उसको दिमाग में मानचित्र बना के रख लो। और मन मानचित्रण के लिए क्या और चीज़ आवश्यक होता है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं जहाँ पे, तो अपने आसपास दीवार में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आप किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम हो गया, ठीक है, अपने राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हो गया, वन हो गया, अभ्यारण्य हो गया, अपने दीवार में सामने में क्या कर लो, उसको चस्पा करके रख लो। उससे क्या है, आप नहीं पढ़ते रहेंगे, आपका ध्यान उधर चले गया, तो आप कम से कम देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा, उसका मानचित्र आपके दिमाग में बना रहेगा। अच्छा, जैसे आप अभी आप करेंट जॉब में हो, आप आगे अब EP कर रहे हो, तो इसको कैसे मैनेज करें? एक बार जॉब मिलने के बाद माइंड रिलैक्स हो जाता है, अब तो हो गया, तो इसको कैसे आगे ग्रेजुएट है कि आगे और करना है, ये अप्रोच कैसे रहे? ये जैसे आपने कहा ना, वो मेरे साथ भी होता है। मतलब हमारा जो मन होता है ना, वो आलस्य या आलसी करने के लिए बहुत मौका ढूंढता है। जैसे मैं इससे पहले नेट 4 बार दिला चुका हूँ। पिछले समय 160 नंबर का नाप गया था, तो 158 नंबर आया था। तो कमजोरी हम लोग की होती क्या है, जैसे मैं अभी जॉब में आ गया हूँ, तो हमको ये लगता है कि अब जॉब मिल गया तो मेहनत नहीं करेंगे। सबके साथ होता है, जैसे आप जॉब में चले जाएंगे, आप कोई भी जॉब में चले जाओगे, तो आपको क्या होगा कि एक टारगेट मिल गया तो दूसरा टारगेट में पहुँचने के लिए दिमाग बहाना ढूंढने लग जाता है।
जैसे हम लोग को क्या लगता है, मेरा अपना बता रहा हूँ, जैसे मेरे बच्चे आ गए हैं, शादी हो गया है, तो कभी भी कुछ होता है तो मेरा दिमाग मुझसे ये कहता है कि मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आता है और दूसरे को देखता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो गया, तब उस समय मुझको लगता है कि मैं इतने व्यस्त होकर भी मैं 3 घंटा समय निकाल सकता था। तो अपने अंदर से अगर आप मोटिवेट रहेंगे कि मुझको इस पोस्ट में जाना है, अगर आपने एक पोस्ट हासिल कर लिया उसके बाद ही मुझे इस पोस्ट में नहीं रहना है, आगे दूसरे पोस्ट में जाना है, तो आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो अपने लिए समय निकाल लेगा। ठीक है। अब अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने मन से जीतना है। मन को अपने आप पर हावी मत होने दो, तब आप जीतेंगे। अगर मन आपका हावी हो गया तो आप नहीं जीत पाए। और कोई एक ही बंदा बस क्वेश्चन कर रहा है, बाकी सब लोग और बाकी लोगों को कुछ डाउट नहीं है, किसी को कुछ समुंदर भरे पड़े हैं। और सर जॉब के साथ साथ तैयारी का भी कैसे मैनेज होता है, वो आपको आइडिया है? जॉब के साथ तैयारी आइडियली कैसे मैनेज होगा, क्या करें, कैसे करें? जॉब करने के समय जॉब करेंगे, साथ साथ तैयारी कैसे होगा? हाँ? साथ साथ तैयारी भी कैसे होती रहे? वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, साथ में आपको ऐसा नहीं कि दिन भर आपको जॉब करना है। जॉब का टाइमिंग क्या है, 10 से 5 है, उसके बाद में बीच में आपको समय मिलता है, उसमें आप तैयारी करते हैं। ठीक है। किसी को पूछना है वहाँ जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ना, माल बन रहा है, क्वेश्चन मान लो कितना बन रहा है, 50-60 बन रहा है। अब हाँ, और लाना है आपको परसेंटेज। अब पर जितना अटेम्प्ट हो रहा है ज़रूरी नहीं है ना कि उतना सभी सही हो, तो लगभग कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कई ठों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो वैसे तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए अगर उतना अटेम्प्ट कर दिए हैं उसके बाद। कन्फ्यूज़न कब होता है, जब रीज़न नहीं होता तब कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको मतलब देना ही क्यों कन्फ्यूज़न का मौका, है ना। तो उसके लिए अच्छे से रीज़न करो। हाँ, अगर 2 में होता है तो तुक्का मार सकते हो, अगर 3 में हुआ तो रिस्की है ना। हाँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के, और टाइम भी रहता नहीं है, 1.5 घंटे में क्या ही करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर 2 में कन्फ्यूज़न है तो तुक्का मार सकते हो, लेकिन हाथ को थोड़ा कंट्रोल करो। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में तुक्का मारोगे फिर वही हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जैसे कि आप लोग बोले थे, आप लोग का जब यहाँ आए थे तो गोल फिक्स नहीं था कि इस चीज़ का ही एग्ज़ाम करना है, वैसा मेरा भी नहीं है। मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, तो मेरे को जीके जीएस में मैं अटक जाती हूँ। एक टाइम तक याद रहता है, जिस टाइम तक पढ़ाते रहते हैं, बाद में माइंड से उड़ जाते हैं। तो क्या आप एक टाइम तक पढ़ते होगे उसी को, मेरे को गोल क्या फिक्स करना चाहिए? मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है उस हिसाब से, मतलब जो समझने वाला चीज़ है ना वो याद हो जाता है, बाकी रटने वाला नहीं हो जाता। तो वही उसको अगर आप थ्योरी बना के पढ़ोगे उसको, जैसे बाकी जीएस वगैरह है ना, अगर शॉर्ट में पढ़ोगे इसका ये होता है, आंसर ये है, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। अगर थ्योरी बना पढ़ोगे, मतलब कहानी जैसे पढ़ोगे, तो कहानी हम लोग को अच्छे से याद हो जाता है, तो उसको कहानी बना के पढ़ो। जीएस वगैरह को, हिस्ट्री वगैरह जो है, संविधान वगैरह जो है, उसको एक कहानी बना के पढ़ो। और आपका तो मैथ्स वगैरह तो सब बहुत स्ट्रांग है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक चूज़ करो कि किस फील्ड में जाना है, आपका मन है बैंकिंग कर सकते हो। फिर बैंकिंग में इंग्लिश आता है ना, और इंग्लिश मेरे को उतना अच्छा नहीं आता, इंग्लिश में ही अटक जाई मैं। मैथ्स रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश में अटक गई, जीके तो वही कर लो, फिर इंग्लिश अच्छा स्ट्रांग कर लो अगर बैंकिंग में जाना है तो। इंग्लिश में मतलब क्या चीज़ पे फोकस करूँ मैं अगर स्ट्रांग करना है, क्योंकि आशीष सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश में स्ट्रांग करना है तो क्या चीज़ स्ट्रांग करूँ? सबसे पहले क्या मतलब नहीं चलूँगी, कुछ भी इंग्लिश में पढ़ो, कुछ भी हो इंग्लिश ही पढ़ो, समझ में आ जाना है। मूवी भी देखना चाह करना ना, तो आप इंग्लिश मूवी को डाउनलोड कर लो। और गोल क्या फिक्स करना चाहिए मेरे को? मेरा जैसा स्ट्रांग है जो सब्जेक्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? मैथ्स वाले ना, मैथ्स वालों की तो अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे। मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, आपका सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स। बैंकिंग। बैंकिंग में वही इंग्लिश में अटक जाती है। इंग्लिश में ना सबसे पहले आप ग्रामर को, जैसे टेंस है ना, बेसिक से अच्छे से करो। जैसे आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा हो जाएगा ना, आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा हो जाएगा तो धीरे धीरे उनका जो है
शब्दकोश बढ़ाते जाओ, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। मैं भी क्लास 10 तक क्या था, 2 ही सब्जेक्ट में फेल होता था, एक तो गणित में और दूसरा अंग्रेजी में। लेकिन जब मैं यहाँ आया कंपटीशन एग्जाम में तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट के कारण मेरा जॉब लगा है। सबसे पहले मेरा बिजली विभाग में लगा था, तो उसमें गणित, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट के कारण ही लगा है। तो आपका जो कमजोरी है ना, उसको कमजोरी मत बनाओ, उसको दूर करने की कोशिश करो, तब आप जॉब में जाएंगे। कॉमर्स वालों की तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है। मेरा सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है ना, तो उसमें मैथ्स रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेरा, बाकी सब में थोड़ा वीक हो जाता है। बैंक में तो खैर इंग्लिश बहुत आवश्यक है बैंक एग्जाम में। अभी एनटीपीसी का ही है मेरा, अभी एनटीपीसी का ही वो है गोल, तो मैथ्स रीजनिंग तो ठीक है। जीके जीएस में क्या ज़्यादा पढ़ूँ? जीके जीएस के बारे में सर ही बता पाएंगे फिर। कितने लोगों को लगता है कि वो याद करते हैं, वो याद नहीं होता? हाथ उठाइए। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो याद करते हैं और उनको लगता है कि मैं जो पढ़ता हूँ, जो याद करता हूँ, याद नहीं होता। कितने लोगों को लगता है? हाँ, ठीक है। लगभग बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो याद करते हैं, एक सप्ताह बाद उसको भूल जाते हैं। उसी के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि जो चिंतन का जो स्तर होता है, चिंतन मतलब होता है मनन करना। जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़े सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो भूल जाता था। लेकिन आपने जो पढ़ा आज, मैंने सुबह आज पढ़ा, उसको क्या करूँ, शाम को उसके बारे में चिंतन करूँ, सोने से पहले उसके बारे में सोचूं कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमको याद नहीं होता, उसको ट्रिक से याद करो। ट्रिक को क्या करो, अपने बुक में पेंसिल से वहाँ पे लिख लो। तब आप क्या करेंगे, जब वहाँ पे जाएंगे तो जैसे किसी गैस के बारे में है ना, हरितगृह गैस है, उसके बारे में हमको गैस याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रिक से याद करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पढ़े हो उसको बार बार रिवाइज करना, उसको चिंतन करना। कोई भी इंसान एक बार पढ़ता है उसको याद नहीं होता, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। उनको क्या करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। 10 पेज पढ़ने से अच्छा एक दिन में 2 पेज पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसको रिवीजन करो, उसको चिंतन करो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। आपने 20 पेज एक दिन में पढ़ दिया, लेकिन आपको याद नहीं हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है। एक दिन में 3 पेज पढ़ो, उसको अच्छे से रिवीजन करो, तब क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा, जीएस हो चाहे जीके हो, है ना। ठीक, और किसी को? सर डेमो करने का थोड़ा, यही क्लास का ही एक डेमो है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक मतलब इसी क्लास को बताइए, अभी आप लोग देखे हैं, मतलब ये कि फोकस आप कितना थे। अच्छा ये बताइए, हम आप लोगों के सामने ना आप लोग दिए थे, जो भी बताए होंगे ना, मैं भूल गया, आप लोग याद रखें कि मेरे को वो देखना चाहता हूँ। चौथे नंबर की स्पीच का कोई एक अच्छा सा स्टोरी बता दीजिए जो हमने दिया है, जिसने चौथा स्पीच दिया ना, हमने से कोई ना कोई दिया होगा चौथा नंबर, उसकी कोई एक बात बता दीजिए। अच्छा ये बताइए, चौथे नंबर में स्पीच किसका आया था? आशा मैम, कोई एक बात बता दीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर की स्पीच में कोई एक और बात बता दीजिए, किसने किया तीसरे नंबर की स्पीच? एक बात बता दीजिए। अच्छा ये बताइए, चौथे नंबर वाला आपको याद क्यों रहा? बहुत जल्दी बोले ना, याद क्यों रहा? सर अभी कुछ देर पहले बोले थे ना सेवक सर कि आपको याद नहीं होता हफ्ते में, अभी क्यों याद रहा? सर आपका एक आंसर मिल गया सर, व्यवहारिक वाला जो बोल रहे थे ना, ये उसका एक प्रैक्टिकल था, मान के चलिए, क्योंकि जो चीज़ें हम व्यवहार में कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में छपी रहती है, बस उसको क्या थोड़ा सा और मनन करना, मानचित्र बनाना है, मन मानचित्र मिलता है और कुछ लोग लड़के लोग तो अभी आईपीएल देखे होंगे। आईपीएल फाइनल किसका हुआ था? कैसे याद है? क्योंकि उस समय हमारा ध्यान फोकस था, ठीक है। कुछ दूसरा हो जाए, हमको कुछ दूसरा नहीं कर रहा है। मूवी देखते हो ना, मूवी देखने के समय हमारा ध्यान क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। कोई दूसरा हमको काम अगर बोले ये कर दो, तो नहीं, पहले मूवी देखो या पहले मैच देखो,
तो पढ़ने के समय हम लोग क्या करते हैं, ध्यान को केंद्रित नहीं करते। आप मैच देखो, मूवी देखो या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी देखो या पढ़ो, ध्यान क्या होता है, एकदम केंद्रित हो जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के समय क्या होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता, ध्यान भटकता है, उधर जाएगा। आप पढ़ यहाँ रहे हो, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। तो पढ़ाई के समय ध्यान केंद्रित करोगे तो याद होगा, ठीक है। जैसे किसी कहानी को सुनोगे, एक बार सुनोगे याद हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि ध्यान क्या होता है, एकाग्र हो जाता है। मूवी को देखते हो, एक बार देखते हो, स्टोरी याद रहता है, 2 साल बाद भी उसका स्टोरी पूछेंगे याद रहता है, होता है कि नहीं होता है? तो जब ध्यान केंद्रित होगा तो याद होगा। आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तब याद होगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या होगा? करंट अफेयर में क्या है, देखो आपको करंट अफेयर डेली रोज बहुत सारा मिलता होगा, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पेपर में आ सकता है उसका या तो आप नोट्स बना लीजिए। अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो मार्केट पेपर आते हैं करंट अफेयर, और उसको भी इकट्ठा नहीं कर सकते तो एक अर्धवार्षिक निकलता है और वार्षिक निकलता है। तो जो वार्षिक वाला आता है करंट अफेयर का, उसमें एकदम जो शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट होता है उसको दिया रहता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं उसमें से देखा हूँ सर, बहुत सारे जितने भी जनरल थे अपने नॉलेज के, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से थे। आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बहुत कम हो पाएगा। पहले डेली क्वेश्चन निकलता था, डेली वाला 10। व्यापम में क्या है, करंट अफेयर में बहुत एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना उसी को पूछते हैं व्यापम में। अच्छा, ये इकोनॉमिक सर्वे के लिए डाटा को कैसे मैनेज किया जाए? बहुत सारे डाटा को उसको माइंड में कैसे इजीली मैनेज किया जाए? हाँ, देखो बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा तो याद करने की जरूरत नहीं रहता है। जो मेन डाटा होता है ना, बस उसको याद होता है। जैसे भी RBI ने अपना रिपोर्ट गिरा दिया ना, तो कितना % गिराया है ना, वो मेन जो डाटा है उसको याद रखें। बाकी बहुत सारा अगर आप डाटा पढ़ेंगे ना तो दिमाग में याद नहीं रहेगा। मेन डाटा है, आपको जो कंपटीशन में आ सकता है उस डाटा को याद करें। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन डाटा। एक साल 2017-18 के PSC में बहुत सारा डाटा आया हुआ था, उसके बाद मैंने PSC का पेपर देखा है कि डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आया। एक ही बार आया था 2018 17-18, उसमें आया था बहुत सारा डाटा से है ना रिलेटेड। लेकिन अभी PSC का मैं एग्ज़ाम तो नहीं दिलाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा डाटा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा इम्पोर्टेंट है उसको याद करो, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ो। मतलब जो पेपर में आ रहा है जो पैटर्न, इसी डाटा को देखो, बाकी को स्किप कर दो। पेपर में पैटर्न नहीं था। चलो तो ख़त्म करें इसमें। अभी आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन अब तो शायद नहीं होगा। पीछे वालों से किसी से पूछ रहा है पुलिस भर्ती, अगर नहीं पूरा समाहित हो गया सब एक साथ। चले तो आज का जो हमारा समारोह है उसको समापन करने की अब हम घोषणा करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था बहुत शानदार तरीके से हुआ है। सभी ने अपना अपना पर्सनल व्यू रखा, सभी ने अपना जो है अपनी डिटेल्स सबने शेयर किया। आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जितने भी लोग सामने आपको जो दिख रहे हैं वो जैसे इन्होंने बोला भी था कि आप लोगों के जैसे ये लोग यहाँ पे क्लास अटेंड करते थे और आज ये लोग गौरवान्वित होकर अपने परिवार को, अपने गाँव को, साथ ही साथ हमारे संस्था को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। आप लोग भी चाहेंगे, हम लोग, मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी जो है अगले एग्ज़ाम में पास आउट होके आप भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी जो है आपके जो और भी जूनियर जब जैसे आएंगे उनको भी आप मोटिवेट करेंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे आके आना अलग होता है, इन लोग का अलग से फिर ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, अब अलग रहेगा। जब आप यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे तो नज़रिया चेंज हो जाता है। आप जो है वहाँ पे हो, दुनिया का, मेरा परिवार का, सबका नज़रिया अलग रहेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो हर कोई का नज़रिया बदल जाता है, हर कोई का, आपके पड़ोसी का, समझ रहे हो, मतलब हर तरीके से नज़रिया बदल जाता है, आप अलग व्यक्ति हो जाते हो। तो वही है कि इस प्रोग्राम जो हुआ है उनका यही एक लक्ष्य रहेगा कि आप भी जो है आगामी जो भर्ती होने वाला, भी बहुत सारे भर्ती होने हैं, शिक्षक भर्ती के अलावा आबकारी भर्ती है, पुलिस आरक्षक भर्ती है, प्रयोगशाला परिचालक की मोस्ट अवेटेड वो परीक्षा है, और उसके आगे फिर और भी एग्ज़ाम है। उन सब में आप लोग भी सेलेक्ट होइएगा और आप भी जो है हमारे जो गौरवान्वित अभ्यर्थी है उनके जैसे आप भी यहाँ पे आएंगे और आप भी जो अपने जूनियर्स को, अपने साथी
गण को भी प्रोत्साहन देंगे और अपने गांव वालों को भी जो है प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि एक लड़की के सेलेक्ट होने से आपने देखा होगा कि बहुत असर पड़ता है, और गांव में अगर कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो इनका जो है असर देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से असर देखने को नहीं मिलता है। अभी अभी हमारे जो अब यहाँ पे संस्थान के गौरव लोग आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे, इतने सारे लोग हो, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट इनमें से अगर 2-3 लोगों भी अगर उसको कैप्चर कर लिए होंगे और ध्यान करके उसको अमल करके पढ़ाई में कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात रहेगी। आप क्या लगता है, सबके सब ध्यान दिए होंगे? नहीं, लेकिन इसी में अगर 1, 2, 3 या जितने भी लोग हैं, अगर उस बात को अगर अमल कर लेंगे तो प्रोग्राम सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत से लोग को लग रहा होगा, भूख लग रहा होगा, मेरे को पता बहुत दिक्कतें हैं, अभी सुबह से आए हुए हो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये प्रोग्राम ऐसे ही कि हर बार तो नहीं होता है ना। और जिसको आप डेली देख रहे हो वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने इधर आप देख रहे हो, बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं, कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कई लोग देखते हैं हाँ देखा था रोज, ऐसा रहता है, कई लोग उसको देखते हैं, कई लोग के मन में आता है कि यार मेरा भी यहाँ पे फोटो रहेगा, मेरा भी यहाँ पे सामने में रहेगा। मैंने आप लोगों को पता नहीं बट कोई बैच में बोला भी था कि मैंने इधर खाली रखा हुआ है, एक बोला हूँ कि आपके बैच में इधर खाली रखा हूँ, इस वजह से रखा हूँ कि आप लोग में से कोई पहला होगा तो इधर लगाऊंगा करके, इधर खाली है अभी। ठीक है, तो ये है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन इसमें से मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसको समापन करते हैं। बाकी आप लोगों ने भरपूर तरीके से आप लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा, अपना जो डाउट है उनको ही पूछा है, और सर मैम लोगों ने भी पूरा डिटेल आपके साथ शेयर किया है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आप जाइए। और आपका री वाले लोग कभी हो गया क्लास?